किस तरह से पढ़ें। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाउ टू रीड, हाउ मच टू रीड, व्हाट टू रीड। कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। 3 things are more important for reading any subject. So if you want to read any subject, then you have idea about these 3 things. These 3 things, what is these 3 things? These things are सब्जेक्ट जो हमने चूज किया है उसमें क्या आने वाला है, कितना आने वाला है और कौन सा बुक पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी चीज को पढ़ने के लिए। जैसे व्हाट टू रीड, हाउ मच टू रीड और हाउ टू रीड। ये 3 चीजें बहुत जरूरी होता है। व्हाट, हाउ मच, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना है। तो सॉइल साइंस को हम स्टार्ट करते हैं। ये चीज हम सॉइल साइंस पे अप्लाई करते हैं और इस चीज को हम स्टार्ट करते हैं। सॉइल साइंस को आप जानते हैं, सॉइल साइंस, व्हाट इज द सॉइल साइंस, सब्जेक्ट व्हिच डील्स विद सॉइल इज सॉइल साइंस। और इसको मेनली पेडोलॉजी, सॉइल फिजिक्स, सॉइल केमिस्ट्री, सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल बायोलॉजी, इन 3 सब्जेक्ट में बांटा गया है। Today we discuss about soil physics. We start this complete lecture series with the soil physics. What is the soil physics? Soil physics क्या है? Soil physics में अगर हम definition की बात करेंगे तो soil physics are deals with the all the forms and relation of the subject matters or substance matters and its energy flow in the soil in different transformation and different fluxes in different things that will be happen in the soil. दूसरा डेफिनेशन हम देखेंगे तो पहले डेफिनेशन से हमको क्लियर नहीं होता है कि व्हाट इज द सॉइल साइंस, व्हाट मैटर, एनर्जी क्या है। लेकिन दूसरे डेफिनेशन में हमने 2 बात लिख रखी है, डील्स विद द मैकेनिकल बिहेवियर एंड मैकेनिकल प्रोसेस। अब मैकेनिकल बिहेवियर क्या है, मैकेनिकल प्रोसेस क्या है सॉइल में, तो इसको क्लियर करने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैकेनिकल बिहेवियर का मतलब होता है सॉइल की वो सारी प्रॉपर्टी, जैसे सॉइल का क्या मिनरलोजिकल कंपोजिशन है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेज क्या कंपोजिशन है। दूसरा, सॉइल में एरेशन का क्या स्टेटस होगा, ये इसको दिखाएगा। लेकिन हाउ टू एरेशन चेंज, कितना सॉइल में गैस आएगा जाएगा, गैस का जो एक्सचेंज है, ये प्रोसेसेज है। तो सॉइल फिजिक्स क्या डील करता है, मैकेनिकल बिहेवियर को और मैकेनिकल प्रोसेस को। और ये मैकेनिकल बिहेवियर और प्रोसेस किसके इन्फ्लुएंस में होता है, तो एनर्जी के इन्फ्लुएंस में। हम जानते हैं कि फिजिक्स में विदाउट एनर्जी कुछ भी नहीं होता है, ऐसे जनरल फिजिक्स में आप इस बात को जानते हैं। एवरीथिंग हैज सम एनर्जी। किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनर्जी दैट मींस समथिंग इज एक्सटर्नल फोर्सेज। तो सॉइल फिजिक्स का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या करता है, सॉइल में होने वाले डिफरेंट प्रोसेसेस को अपने मैकेनिकल बिहेवियर से, अपने मैकेनिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज के हेल्प से कंट्रोल करता है। तो सॉइल फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, सॉइल फिजिक्स में हम पढ़ते हैं सॉइल के फिजिकल प्रॉपर्टीज को, और वो प्रॉपर्टीज जो अलग केमिकल बिहेवियर, जो केमिकल प्रोसेसेज हैं, जो केमिकल बिहेवियर के हेल्प से केमिकल प्रोसेस का कैसे रेगुलेट करता है, कैसे कंट्रोल करता है, इसको हम पढ़ते हैं सॉइल फिजिक्स। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई सॉइल है, सैंडी सॉइल है, तो सैंडी सॉइल में इन्फिल्ट्रेशन क्या होगा, तेजी से होगा। तो इन्फिल्ट्रेशन क्या है, प्रोसेस है। और सॉइल क्या है, सैंडीनेस उसकी क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। सॉइल में सैंड ज्यादा है, और ये इस प्रोसेस को कौन कंट्रोल कर रहा है, इस जो प्रोसेस है उसको जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सैंड। सैंड कितना सैंड है, ज्यादा सैंड है तो इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा, दैट इज द कंट्रोल बाय सैंड। तो ये चीज आप समझते हैं। एक बंदा, कोई भी एक स्टूडेंट है जो रिप्लाई करें, आर यू गॉट माय पॉइंट और नॉट, एनीवन प्लीज रिप्लाई मी। हेलो Yes. स्टूडेंट, Yes, sir. आर यू गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. Okay, chalo. Then I start. Please mute. All the students are mute because no background voice is come. That's why you are muted. अब हम शुरू करते हैं सॉइल के डिफिनीशन। सॉइल का आपने बहुत सारे डिफिनीशंस पढ़े होंगे, जो सबसे पॉपुलर है मैंने भी लिख रखा है।
Definition क्या है? The unconsolidated minerals, organic matter on the intermediate surface of the earth that is serve as the natural medium for the growth of the plant. That is a conventional, या हम कहें तो जनरल इंफॉर्मेशन जो हमारा डिफिनेशन होता है सॉइल का ही होता है। क्या है सॉइल? एक अनकंसोलिडेटेड मिनरल मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर है। कहाँ पाया जाता है? अर्थ के सरफेस पे पाया जाता है। काम क्या है इसका? करता क्या है? तो सर्व एज द नेचुरल मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। जो प्लांट उगते हैं जमीन पे उसके लिए ग्रोथ मीडिया प्रोवाइड करता है। दैट इज द वर्क ऑफ द सॉइल। और सॉइल होता क्या है? अर्थ के अपर सरफेस पे अनकंसोलिडेटेड मिनरल मैटर और ऑर्गेनिक मैटर है। This is the primitive, this is the conventional definition of the soil. But there is one new definition of soil which also comes in 2017 में एक नया definition soil का आया। बहुत सारे convention, बहुत सारे meetings done by the Society of America, Soil Science Society of America के द्वारा बहुत सारा, उसके बाद ये definition comes out हुआ, new definition of soil। और ये जो इस डिफिनेशन को सबसे पहले जो हमारे अर्नोल्ड वांस जो साइंटिस्ट हैं, जो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं अमेरिकन सॉइल साइंस सोसाइटी के, उन्होंने सबसे पहले इसको कोट किया। अब ये न्यू डिफिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी? तो जो पहले हम न्यू डिफिनेशन को पढ़ते हैं, फिर हम ये सोचते हैं कि न्यू डिफिनेशन क्यों आया। द लेयर्स ऑफ जनरली लूज मिनरल्स और ऑर्गेनिक मटेरियल दैट आर अफेक्टेड बाय फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस एट और नियर द प्लैनेटरी सरफेस एंड यूजुअली होल्ड लिक्विड गैस बायोटा एंड सपोर्ट द प्लांट। अब इसमें आप कुछ कुछ नया चीज देखेंगे। नया चीज क्या है? यहाँ अनकंसोलिडेटेड मैटर की जगह पे लूज मिनरल्स आ गया है और इंटरमीडिएट सरफेस की जगह पे क्या आ गया है? लेयर्स आ गया है। दो चीज आप देखें, पहले वर्ड का रिप्लेसमेंट देखते हैं, फिर उसके बाद जो डिफरेंट फिजिकल प्रोसेस का इसमें नहीं बोला जाता था पहले के डिफिनेशन में, नया में क्या फिजिकल प्रोसेस के कारण ये सॉइल बना वो बता रहा है। तीसरा, यहाँ सिर्फ हम क्या बात करते थे? सर्व एज द मीडियम फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब किसी का भी डिफिनेशन पढ़ेंगे, अगर हम जब हम पेडोलॉजी का क्लास शुरू करेंगे तो उसमें आपको डिफरेंट साइंटिस्ट ने सॉइल का क्या डिफिनेशन दिया, वहां हमने एक लिस्ट रखा है बना के, वहां आपको हम दिखाएंगे। एवरी साइंटिस्ट आर डिफाइन द सॉइल विथ रिस्पेक्ट टू प्लांट। तो इसका मतलब क्या है? सॉइल के डिफिनेशन में प्लांट का मीडियम एज ए प्लांट ग्रोथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले के डिफिनेशन में आप कन्वेंशनल डिफिनेशन किस साइंटिस्ट का निकाल कर देखेंगे, या वो प्लांट के ग्रोथ का मतलब क्या है? उसमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। लेकिन अब मान लिया जाए कि आप, ठीक है, अर्थ पर आप कहीं से सॉइल कलेक्ट किए दोगे, मान लो कोई किसी ने मार्स से अर्थ के अपर सरफेस से कुछ कलेक्ट करके लाया कुछ सब्सटेंस, क्या हम उसको सॉइल बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे काम भी चल रहे हैं जो अर्थ, मार्स से या मून से कुछ सॉइल कलेक्ट करके लाए, उसको सॉइल नहीं बोल सकते। जस्ट मैं ऐसे समझाने के लिए आपको बोल रहा, तो उसको क्या हम सॉइल बोलेंगे? तो ये न्यू डिफिनेशन ना, जो न्यू डिफिनेशन है वो इस बात को कहता है कि हाँ हम उसको भी सॉइल बोलेंगे। और कैसे बोलेंगे वो इस बात को समझाता है। कैसे समझाता है? द लेयर्स ऑफ जनरली लूज मिनरल्स। सॉइल जब भी होगा रॉक टूटेगा और लूज मिनरल्स बनेगा। दैट मीन्स इट बिग, जो उसका हार्ड और बड़ा जो पार्ट है वो छोटे छोटे पार्ट में बनेगा और लूज होगा और लेयर के रूप में होगा। ये ऑर्गेनिक मटेरियल हो सकता है। कभी कभी आप देखो अमेजन के जो रेन फॉरेस्ट है वहां इतना ऑर्गेनिक मैटर का डिपोजिशन है कि आप उसको कह नहीं सकते कि इसमें मिनरल मैटर तो है नहीं, 100% ऑर्गेनिक मैटर का डिपोजिशन है, तो उसको भी हम सॉइल कहेंगे, उसको भी यहाँ कंसिडर किया गया। और ये बनने का प्रोसेस क्या होगा? अफेक्टेड बाय मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। कैसे बनेगा? तो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस। दैट इज, अभी आप प्रोसेस को आप जस्ट आपको पता है वेदरिंग भी कर सकते हैं। तो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग से बनेगा। और कहाँ बनेगा? नियर द प्लेटनरी सरफेस। अर्थ सरफेस नहीं बोला, प्लेटनरी, किसी भी प्लेनेट पे बनेगा, कहीं भी, अर्थ नहीं, किसी भी प्लेटनरी सरफेस पे बनेगा। और जिसमें क्या हो क्षमता? यूजुअली होल्ड्स, उसमें कुछ क्षमता होनी चाहिए। क्या? वो लिक्विड रख सकता है, गैस रख सकता है, या बायोटा रख सकता है, या लाइफ को सपोर्ट कर सकता है, प्लांट को सपोर्ट कर सकता है। इन तीनों में से कुछ भी अगर उसके पास होगा तो उसको हम सॉइल बोलेंगे। न्यू डिफिनेशन ऑफ सॉइल इज दैट। एनीवन before me know this definition about new definition of soil? Hello, please reply me time to time, that's तो मेरे को पता चलेगा ना कि आप समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं। आप पहले इस डिफिनेशन को जानते थे? नो कोई? सर, नो सर। दिस इज न्यू टू मी। अभी 2017 में आया। बिफोर आई, मैं भी किसी, आई आल्सो दिस क्वेश्चन आल्सो आस्क्ड बाय मी
one of the prestigious interview of ARS. That's I know this definition. Again, अब अभी आज इस बार हम टुडे क्लास में हम सॉइल टेक्सचर, सॉइल का पहला सॉइल फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट जो है सॉइल टेक्सचर को हम डील करेंगे। पूरे लेक्चर आज के पूरे डिस्कशन में होल डिस्कशन सॉइल टेक्सचर पे कंसंट्रेट होगा। अभी हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके पास होंगे इसके बाद, तो आप एट द लास्ट आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी हम सॉइल टेक्सचर शुरू करते हैं। जस्ट स्टार्ट सॉइल टेक्सचर। आज हम क्या क्या पढ़ाएंगे, क्या क्या चीजों को डिस्कस करेंगे थ्रू आउट द लेक्चर। पहले तो हम सॉइल सेपरेट्स क्या होते हैं इसको जानेंगे, उसके क्लासिफिकेशन, उसका कैरेक्टर, स्टोक्स लॉ, स्पेसिफिक सरफेस, सिग्निफिकेंस ऑफ सॉइल टेक्सचर। इन चीजों को आज हम जानेंगे अपने आज के डिस्कशन में। पहले सॉइल टेक्सचर क्या है, सॉइल सेपरेट्स क्या है। सॉइल सेपरेट्स या सॉइल सेपरेट्स को दूसरा हम फाइन अर्थ भी बोलते हैं। इफ यू रिफर टू हिलल, वहां पे फाइन अर्थ भी लिखा है। सम अदर बुक लाइक एकेसा आल्सो राइट फाइन अर्थ। सॉइल सेपरेट और फाइन अर्थ क्या है, तो आप जानते हैं जब रॉक्स, बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, जब वो टूटते हैं, आप सबको थोड़ा थोड़ा पता होगा सॉइल साइंस के बारे में। जब एक बड़ा सा रॉक टूटता है, तो रॉक टूटता है तो क्या होता है, छोटे छोटे रॉक्स बनते हैं, फिर वो टूटता है। नंबर्स ऑफ द वेदरिंग प्रोसेस, आफ्टर द वेदरिंग प्रोसेस सब सॉइल पार्टिकल्स बनते हैं, सॉइल के सेपरेट, जिसको हम सॉइल सेपरेट बोलते हैं। तो वो जो सॉइल पार्टिकल, वैसा सॉइल पार्टिकल, मान लिया जाए कोई 4 किलोमीटर का रॉक है, वो छोटा है बड़ा, हम कैसे आपको एक पैमाना होना चाहिए, यू हैव सम मेजरमेंट ना। तो 2 मीटर डायमीटर से ज्यादा जो सॉइल पार्टिकल है, 2 mm के डायमीटर से, वैसा सॉइल पार्टिकल जिसकी डायमीटर 2 mm है और उससे कम है, उसको हम, उस इंडिविजुअल साइज के सॉइल पार्टिकल को हम सॉइल सेपरेट। और जो सॉइल सेपरेट, किसी का आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। टू दिस स्टूडेंट, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। क्लासिफिकेशन, और दिस इज जो सॉइल के जो सेपरेट्स है, 2 mm से कम डायमीटर के जो भी सॉइल पार्टिकल्स हैं, उसको हम क्या करते हैं, अलग अलग सोसाइटीज ने, अलग अलग संस्थाओं ने अलग अलग तरह से इसको डिफाइन करने की कोशिश किया है, अलग अलग तरह से इसका क्लासिफिकेशन दिया है। तो पहला जो क्लासिफिकेशन हमारा है वो सॉइल सेपरेट्स है। आप जानते हैं ये सबसे फेमस क्लासिफिकेशन है, जो कि इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस के द्वारा दिया गया है। इसको ओरिजिनली अटरबर्ग नाम के साइंटिस्ट थे, आप जानते हैं वेल नोन आदमी है अटरबर्ग, उन्होंने अटरबर्ग यूनिट्स, लिमिट्स बहुत कुछ दिया है। तो वो ओरिजिनली फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, लेकिन उन्होंने सॉइल साइंस और जियोलॉजी में बहुत अच्छा काम किया है। तो अटरबर्ग ने इसको एक प्रपोज किया, सॉइल के सेपरेट्स का क्लासिफिकेशन। बाद में इसको कहाँ पे, और जब बाद में एक मीटिंग हुआ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस का, उसमें इसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया गया। अब जानते, ये वेल नोन फैक्ट्स है। इसको उन्होंने मेनली 3 भागों में बांटा सॉइल के सेपरेट्स को, सैंड, सिल्ट और क्ले। अब सैंड को 2 भागों में बांटा, कोर्स सैंड और फाइन सैंड। कोर्स सैंड को जो है वो, कोर्स सैंड जो है वो 2 से लेकर 0.2, फाइन सैंड 0.2 से 0.02, फिर सिल्ट को 0.02 से 0.02, ये सब आप जानते हैं। और ये mm में है, ये चीज आपको याद होना चाहिए कि ये mm में। अब इसमें खास बात क्या है, इसमें बताने लायक क्या है, मैंने इसको यहाँ क्यों रखा, आप सब जानते हैं, उसके बावजूद भी मैंने इसको यहाँ रखा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि यहाँ एक स्पेसिफिक चीज है कि एक से लेकर के दूसरे को अगर आप भाग देंगे, 2 को अगर आप 0.2 से भाग देंगे तो ये क्या होगा, तो यहाँ आ जाएगा 10। तो यहाँ जो चेंज, ये 10 जो है ना, रेशियो कितना है, एक से लेकर के दूसरे यूनिट के बीच में 10 का डिफरेंस है, 10 का रेशियो है। रेशियो कितना मेंटेन किया गया है, 10, रेशियो इज 10। दैट क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जो सोसाइटी का जो है हमारा इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस का जो सैंड, सिल्ट और क्ले का जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन स्कीम है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो साइज होता है ना, साइज जो हम लेते हैं वो रेंडमली चूज किया गया है, कुछ ऐसा नहीं है जो दे करके चूज किया, नो, रेंडमली चूज किया गया है। साथ ही साथ ये जो रैंडम चूज किया हुआ साइज है वो फिजिक्स के डिफरेंट प्रोसेस में कहीं ना कहीं फिट बैठता है। जब हम आगे पढ़ेंगे, अभी तुरंत हम आपको बताएंगे ब्राउनियन मोमेंट वगैरह थोड़ा थोड़ा, तो वहां बताएंगे कैसे ये फिट बैठता है। तो ये जो कोर्स फाइन सेंड है, ये रेंडमली चूजेज है, सेंड का इतना से इतना होगा, फाइन, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, जस्ट चूज। और इसके बीच का जो रेशियो रखा है वो 10 रखा है, उसके बीच का जो रेशियो है वो कितना है, 10 है। ये आपको याद रखना है और याद करने में सुविधा होगी। अगर आप मान लिया जाए क्ले को याद कर लेते हैं तो 10 घटा दीजिए, एक एक जीरो घटाते जाइए, आप सेंट तक आ जाएंगे। या इधर से आप एक एक जीरो बढ़ा दे, 0.1, 10 का रेशियो का क्या मतलब हुआ, मतलब 0.1।
अगर आप 0.1 बढ़ाते जाइएगा तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा, क्ले तक आप पहुंच जाएंगे। जैसे 2 है तो 2 के बाद एक पॉइंट दे दिया 0.2, 0.2 में फिर एक पॉइंट आगे बढ़ा दें तो फाइन का निकल जाएगा, सिल्ट का निकल। तो आपको याद करना नहीं होगा, सिर्फ आपको याद क्या रखना है, ये 10 का क्या है, चेंज है। इसमें कितना का चेंज है, 10 का चेंज है। अभी है दूसरा यूएसडीए सिस्टम। यूएसडीए सिस्टम जो आप जानते हैं, जो यूएसडीए सिस्टम है, यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है उसके द्वारा दिया गया है। ये भी बहुत फेमस सिस्टम है। तो ये जो सिस्टम है, इसमें भी आप जब देखेंगे, भाग देकर देखेंगे तो आपको कुछ दिखेगा, कुछ न कुछ कहीं ना कहीं। तो ये मैं कल के लिए छोड़ता हूँ, ये क्वेश्चन रहेगा हमारा कि आपको देख के बताना है कि इसमें कुछ सिस्टम में कुछ चेंजेस है कि नहीं। आपको देख के बताना है कल। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन आपके लिए है कि इसमें कितना का चेंज है। आपको वाट बताना है कि इसमें कितना का चेंज है। ये आपको जैसे हमने 10 बताया तो आपको कल बता देना है कि मैं कल पूछने वाला तो यूएसडीए में कितना का चेंज करके उन्होंने बनाया है। दैट्स अ क्वेश्चन फॉर यू। नेक्स्ट लेक्चर आई आस्क दिस क्वेश्चन टू यू। आई होप you are able to give the answer for this question again. अब क्या है, ये तो हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो एकदम स्मॉल पार्टिकल का था। अब क्या है, जो बड़े पार्टिकल है कोर्स अर्थात 2 mm से ज्यादा, अभी हम 2 mm से नीचे वाला का देख रहे थे क्लासिफिकेशन। जो 2 mm से ज्यादा है, तो 2 mm से ज्यादा जो पार्टिकल है जिसका 2 मिलीमीटर से ज्यादा डायमीटर है, जिसकी ज्यादा का मतलब डायमीटर, हम डायमीटर की बात कर रहे हैं, उसका जो साइज होगा, तो आप जानते हैं डायमीटर के बाद हम कैसे निकालते हैं किसी स्फेरिकल का 2πr, तो वो अलग चीज है, आप उसको कर लेंगे, उसको बताने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी ये सब करके आए। क्लास ऑफ द स्फेरिकल, स्फेरिकल जो पार्टिकल होगा, जो बड़ा होगा दिखने में, रॉक फ्रेगमेंट होगा, जो कोर्स इन नेचर होगा, उसका क्या होगा, तो उसके जो स्फेरिकल और क्यूबिकल शेप के जो पार्टिकल्स होंगे उसके क्लासिफिकेशन अलग है और फ्लैट पार्टिकल के अलग है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपको याद रखना चाहिए, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये ग्रेवेल। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा ग्रेवेल। जो ग्रेवेल है उसको आपको याद रखना चाहिए। ये ग्रेवल का जो है, ग्रेवल का बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेवल आपको याद होना चाहिए कि ग्रेवल का कितना होता है डायमीटर। तो ग्रेवल का डायमीटर होता है 2 से लेकर 75 के बीच में। और एक दूसरा क्या होता है, बोल्डर। ये बोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोल्डर आपको याद रखना चाहिए कि बोल्डर जो होते हैं उसके साथ कितने रहते हैं, तो 600 mm से ज्यादा अगर डायमीटर होता है तो उसको हम बोल्डर बोलते हैं। क्योंकि ये दोनों सिस्टम में कॉमन है, तो आप एक बार याद कर लेंगे तो आई होप आपको दोनों मिल जाएगा एक साथ ही। और चेनर का, ग्रेवल के जस्ट रिस्पेक्ट हमारा क्या होता है, चेनर। चेनर का आपको याद कर लेना है। स्टोन का आपको नहीं पूछेगा जनरली, अगर क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि कोर्स पार्टिकल का जो है वो ग्रेवल का साइज कितना होता है, चेनर का साइज, तो पूछ सकता है वो। लेकिन स्टोन का पूछने का संभावना क्यों है, क्योंकि दोनों का नोमेनक्लेचर सेम है लेकिन साइज अलग अलग है। अब उनको पार्टिकुलरली मेंशन करना पड़ेगा कि स्फेरिकल को स्ट्रक्चर फ्रेगमेंट की बात कर रहे हैं या फ्लैट की, तो इसकी पूछने की संभावना कम है। लेकिन ग्रेवल, चेनर, बोल्डर का आपको एकदम याद होना चाहिए, ठीक ना। ये हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा जो सॉइल सेपरेट्स हैं। जो सॉइल सेपरेट्स हैं मेनली उसको 3 भागों में बांटा गया है। मैंने यहाँ थोड़ा सा ये स्लाइड कम होने के कारण मैंने थोड़ा टाइटल नहीं दिया। तो जो मेजर सॉइल सेपरेट्स हैं, जो मेजर सॉइल सेपरेट्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं डिफरेंट क्लासिफिकेशन में, सैंड, सिल्ट और क्ले। ये सैंड, सिल्ट और क्ले के बारे में हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको आना ही चाहिए एक सॉइल साइंस स्टूडेंट है। जो सैंड होता है जनरली, जो सैंड होता है वो कैसा होता है, या तो स्फेरिकल शेप का होगा या इरेगुलर होगा। सैंड, एक सैंड पार्टिकल का दूसरे सैंड पार्टिकल के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता। आप जानते हैं कोहेसिव फोर्स क्या होता है, द अट्रैक्शन बिटवीन द सेम पार्टिकल। तो कोहेसिव फोर्स नहीं होगा इसके बीच, कोई कोहेशन नहीं होगा। क्योंकि कोहेशन नहीं है, इरेगुलर शेप का है, तो इसके साथ इसका कुछ सी भी नहीं है, ये न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी इसमें कुछ भी नहीं है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी नहीं है। दूसरा क्या है इसमें, क्योंकि ये सब कुछ जनरली ये जो सैंड होते हैं बनते किससे हैं, जब वेदरिंग होगा, अगर पेरेंट मटेरियल क्वार्ट्ज हो या क्वार्ट्ज के अलावा जनरली क्वार्ट्ज हो, और क्वार्ट्ज नहीं होगा तो कभी कभी फेल्सपर और माइका से भी वेदर होकर के सैंड बनते हैं। इसके अलावा कभी कभी सैंड पे गिब्साइट और हेमेटाइट जो आयरन के डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं इसके कोटिंग होते हैं। और सैंड को आप आसानी से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हाथ में उठा के देखते हैं बालू, जब भी आप समुद्र किनारे जाते हैं तो आपको मिल जाएगा, बालू ही बालू होता है। दूसरा क्या है कि सिल्ट, दूसरा जो हमारा मेजर सॉइल फ्रैक्शन है वो है सिल्ट।
सिल्ट क्या होता है, जो अच्छा साइज हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। जो सैंड का साइज होता है, जो 3 मेजर ग्रुप है उसमें सबसे बड़ा होता है, दूसरा होता है सिल्ट। सिल्ट में इसकी जो साइज होती है वो सैंड से छोटी होती है और क्ले से बड़ा होता है। तो इसकी कैरेक्टर भी इंटरमीडिएट होता है, जैसे इरेगुलर शेप का होगा, इसमें समव्हाट अमाउंट ऑफ कोहेशन, नेग्लिजिबल ही लेकिन थोड़ा सा होगा, प्लास्टिसिटी भी थोड़ी सी होगी, थोड़ा सा इसका सीसी भी होगा और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगा। जनरली ये भी क्वार्ट्ज, माइका और फेल्सपर से बना होता है, क्योंकि आप जानते हैं सॉइल में जनरली यही 3 मिनरल्स पाए जाते हैं, क्वार्ट्ज, फेल्सपर, माइका। और इसको हम, इसका डिटर्मिनेशन हम सेडिमेंटेशन से करते हैं और जनरल माइक्रोस्कोप के थ्रू हम इसको देख सकते हैं, ऐसा सिल्ट को। कुछ पॉइंट जो मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ आप चाहें तो लिख सकते हैं, या आपको जो नोट्स मिलेगा आई ट्राई टू प्रोवाइड यू ऑल दिस थिंग्स। क्ले क्या है, क्ले का जो स्ट्रक्चर होता है ये सबसे, इसका जो साइज होता है, शेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। साइज तो इसका सबसे छोटा होता है, लेस देन 0.00 mm। तो ये जो है सबसे छोटा इसका साइज है, और ये प्लेटी होता है शेप इसकी, प्लेटी और स्फेरिकल, जनरली प्लेटी ही मानो, प्लेटी और निडल लाइक। तो इसका जो प्लेटी स्ट्रक्चर होता है ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है, क्योंकि इसकी सरफेस एरिया बढ़ा देता है, और जिसके कारण क्या होता है, ये हाईली स्टिकी होता है और प्लास्टिक नेचर होता है। इसका सीसी भी बहुत ज्यादा होता है, कैटायनेशन कैपेसिटी, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, जो क्ले होगा वेदरिंग प्रोसेस में सबसे लास्ट में जो बनता है वो क्ले है। जो प्राइमरी मिनरल्स के वेदरिंग होते हैं सेकेंडरी मिनरल्स बनते हैं, और उस सेकेंडरी मिनरल्स के भी वेदरिंग के बाद क्ले बनता है, या सेकेंडरी मिनरल्स भी क्ले में पाए जाते हैं, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। जैसे वर्मिकुलाइट, क्यूलिनाइट, आप जानते हैं मोंटमोरेलोनाइट, ये जो है ये सब क्या है, सेकेंडरी क्ले मिनरल्स, वो हमारे क्ले पार्टिकल में पाए जाते हैं। और इसका डिटर्मिनेशन भी हम सेडिमेंटेशन के करते हैं, और इसको देखने के लिए हमको क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, हाई क्लास हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप चाहिए, या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। अब है मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज 3 सेपरेट्स, जो 3 सेपरेट्स हैं, उसका हम मेजर कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करेंगे तो सैंड, सिल्ट और क्ले जो है हमारा, अगर हम डायमीटर की बात करें, ऑलरेडी ये अलग अलग सिस्टम में डायमीटर लिखा हुआ है, तो इसको तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको ये, तो इसकी बात हम नहीं करेंगे। One minute friends, slide I hope not move, again start। सैंड के बाद हमारा जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक है हमारा ये क्या है कि ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्लाइड, इसके नेक्स्ट स्लाइड हम करते हैं। ये हमने ऑलरेडी पार्टिकल डायमीटर जो है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये अलग अलग सिस्टम का लिखा हुआ है। मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन हम कैसे देख सकते हैं, तो सैंड का हम आई से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू हम सिल्ट को देख सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थ्रू क्ले को देख सकते हैं। डोमिनेंट मिनरल्स क्या होगा, सैंड और सिल्ट जो हमारा होता है जनरली इसमें प्राइमरी मिनरल्स डोमिनेंट होते हैं, लेकिन सिल्ट में कुछ सेकेंडरी मिनरल्स होते हैं। आप सेकेंडरी मिनरल्स ऑलरेडी जानते हैं, प्राइमरी मिनरल जानते हैं, फिर भी मैं बोलता हूं, जैसे प्राइमरी मिनरल आपको पहले बता दिया कि जैसे क्वार्ट्ज हो गया, फेल्सपर हो गया, माइका हो गया,
ये प्राइमरी सेकेंडरी का भी क्लासिफिकेशन थोड़ा सा रिजिड नहीं है, तो माइका दोनों में है, आप ये बात जानते हैं। तो आपके मन में हो सकता है शंका होगा कि सर माइका तो दोनों में आता है। तो सेकेंडरी हो गया, और क्ले जो होगा 100% आपको सेकेंडरी से बना होगा, जैसे वर्मिकुलाइट, केओलिनाइट, मोंटमोर्लोनाइट, सल्फोनाइट, नॉक्ट्राइट, ये सब जो है इससे बना होगा। अट्रैक्शन की बात करेंगे पार्टिकल के, जो कोहेसिव और कोहेसिव फोर्स की हम बात कर रहे हैं ईच अदर, तो सैंड में कोई कोहेसिव फोर्स नहीं होगा, सिल्ट में थोड़ा सा कोहेसिव फोर्स होगा, और क्ले में बहुत हाई कोहेसिव फोर्स होगा। पार्टिकल पार्टिकल के बीच में हाई अट्रैक्शन होता है, ही अटैच अट्रैक्ट विथ ईच अदर वेरी हाईली। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, इसलिए ये बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। क्योंकि अपने पार्टिकल को अट्रैक्ट कर, इसका मतलब इसका जो सरफेस है वो एक्टिव है, तो ये वाटर को भी अट्रैक्ट करेगा, तो हाईली अट्रैक्ट करेगा क्ले, मीडियम करेगा सिल्ट, और लो करेगा क्योंकि इसका कोई अट्रैक्शन ही नहीं। केमिकल और न्यूट्रिएंट रखने की भी क्षमता, चूंकि सरफेस ही जिसका एक्टिव है, तो क्ले के साथ यही है, सेम प्रॉपर्टी शो करेगा, डिफरेंट न्यूट्रिएंट केमिकल्स को। उसके बाद ये दिखेगा कैसा? तो दिखेगा कैसा कि जो हमारा ये है कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करेंगे, तो जब सॉइल में पानी हम डाल देंगे, वेट कर देंगे उसको, तो सैंड जो है हमारा लूज और ग्रिटी दिखेगा। जब आप पानी डालेंगे, अभी हम बताएंगे कैसे करते हैं वो आपको अभी तुरंत, तो सैंड जो है वो ग्रिटी दिखता है थोड़ा सा, सिल्ट आपको स्मूथ दिखेगा, और क्ले जो है आपको मिलिएबल दिखेगा। जब आप उसको डालेंगे तो वो एकदम आसानी से पेस्ट टाइप का बन जाएगा आपको क्ले। ये सिल्ट आपका स्मूथ रहेगा। फिर अगर ड्राई होगा तो सैंड तो वैसा होगा, ड्राई रहे कुछ भी रहे, क्या फर्क पड़ता है उसका, तो उसमें अट्रैक्शन है ही नहीं। सिल्ट थोड़ा सा एक दूसरे से अटैच होगा तो पाउडर लगेगा, टाल्क पाउडर आपने देखा होगा, या पाउडर जो आप लगाते हैं वो भी देखा होगा। और जब क्ले हार्ड होगा तो वो क्लोड बन जाएगा, जिसको आप क्या ढेला बोलते हैं, तो वो हार्ड क्लोड बन जाएगा। हार्ड क्लोड जो एकदम से आप उसको ताकत लगाएंगे तब वो अलग अलग होगा, या नहीं भी होगा, हो सकता है। अब ये तो हमारा डिस्कशन था सॉइल सेपरेट्स के बारे में। अब एक हम सॉइल टेक्सचर जो हमारा टॉपिक था, टेक्सचर क्या है? तो टेक्सचर क्या है? ये डिफरेंट, जो हमने सेपरेट्स की बात की, तो प्रोपोर्शन ऑफ सेपरेट्स, क्योंकि सॉइल सेपरेट्स क्या है, जो सॉइल टेक्सचर है वो सॉइल सेपरेट के प्रोपोर्शन को बताता है कि कितना प्रोपोर्शन है उसमें, जिससे कारण उस सॉइल, क्योंकि हर एक सॉइल का एक अपना डिफिनिट मिनरलोजिकल कंपोजिशन होता है, डिफिनिट मिनरलोजिकल फ्रैक्शन होता है। तो उस डिफिनिट मिनरलोजिकल फ्रैक्शन में कितना सैंड है, कितना सिल्ट है, और कितना क्ले है। जैसे हम अगर ट्राई करते हैं कि कोई एक सॉइल है कि जिसका मान लिया जाए कि कोई कुछ लिख रहा है क्या? प्लीज डोंट राइट ऑन द स्लाइड प्लीज। जैसे मान लिया जाए कि कोई अलग अलग, जैसे एक सॉइल है जिसमें 100% आपको कुछ है, 100% है, तो उसमें सैंड कितना है? मान लो 70% सैंड है, और 15% सिल्ट है, 15% क्ले है। तो ये क्या होगा? डिफरेंट प्रोपोर्शन। कोई और सॉइल होगा 100% तो कांस्टेंट रहेगा, मान लिया उसमें 65% क्या हो गया? सैंड हो गया। मान लो 20% क्या हो गया? इसका सिल्ट हो गया, और 15% फिर क्या हो गया? क्ले हो गया। तो ये कंपोजिशन चेंज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड टेक्सचर। ये प्रोपोर्शन है, कितना कंपोजिशन, कितना सैंड, कितना सिल्ट, और कितना क्ले है। और ये सैंड, सिल्ट, क्ले जो है, ये क्या है? सॉइल का एक बेसिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि हर एक सॉइल का एक अपना डिफरेंट कंपोजिशन होगा, और जब अपना डिफरेंट कंपोजिशन होगा तो ये सॉइल क्या होंगे? जनरली अलग अलग टेक्सचर शो करेगा। और टेक्सचर को इसीलिए हम क्या बोलते हैं? सॉइल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। और इसके आधार पर हम सॉइल को जनरली सैंडी, सिल्टी, क्लेई, लोमी, इस अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब इसके आधार जो सैंडी, सिल्टी और क्ले सॉइल है, आप जनरली आप जानते हैं जो सैंड, सिल्ट और क्ले फ्रैक्शन है, उसके आधार पर सैंडी, सिल्टी और क्ले सॉइल के कुछ कैरेक्टर्स भी हैं, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में से डिस्कस करेंगे। फिर भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पे जो सैंडी सॉइल होता है जनरली, इसकी वाटर रखने की क्षमता बहुत कम होती है। और किसी सॉइल को हम सैंडी सॉइल कब बोलते हैं, तो आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, अगर किसी भी सॉइल में एटलीस्ट 70% सैंड है तो उसको हम 70% सैंड हो, और 15% से ज्यादा, सॉरी 15% से कम क्ले हो, 70% एटलीस्ट 70% क्या हो? सैंड हो, और 15% से कम क्या हो? क्ले हो, तो उसको हम सैंडी सॉइल बोलते हैं। जो सैंडी सॉइल होता है वो नॉन प्लास्टिक होता है, नॉन कोहेसिव होता है। जनरली इसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है बहुत कम होती है, इसमें इसका एरेशन और ड्रेनेज वगैरह जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, बट न्यूट्रिएंट रखने की क्षमता बहुत कम होती है। उसी तरह अगर हम सिल्टी सॉइल की बात करेंगे,
सिल्टी सॉइल की बात करेंगे तो सिल्टी सॉइल में क्या होता है कि सिल्टी सॉइल में आपको सिल्टी सॉइल में क्या होता है आपको कि सिल्टी सॉइल जो है ये सिल्टी सॉइल कब हम कहते हैं किसी भी सॉइल को सिल्टी सॉइल, जब उस सॉइल में मान 80% सिल्ट हो, एटलीस्ट 80% और 12% या 12% से कम हमारा क्ले हो तो उसको हम क्ले। जनरली जो सिल्टी सॉइल होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है बार बार, जो सिल्टी सॉइल होता है वो कैसा फील होता है, सिल्की और बटरी दिखेगा। जो सैंडी सॉइल कैसा दिखेगा, ग्रिटी और लूज दिखेगा। और सिल्टी सॉइल में क्या होता है, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करता है, इसकी इंटरनल ड्रेनेज या ड्रेनेज ये सब जो होता है ये मीडियम में होता है। लेकिन इसमें खास प्रॉपर्टी होता है, ये क्रस्ट फॉर्मेशन बहुत जल्दी करता है और कॉम्पैक्ट बहुत जल्दी होता है, इसीलिए क्रस्टिंग का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा किसमें होगा, क्रस्टिंग किसमें होगा, सिल्ट सॉइल में। सिल्टी सॉइल जो होगा उसमें क्रस्ट ज्यादा बनेगा। और उसके बाद हमारा आता है क्ले सॉइल। क्ले सॉइल हम ऐसे सॉइल को कहते हैं जिसमें एटलीस्ट 35% 35% हमारा क्या हो, क्ले हो, और 30% से ज्यादा क्ले होगा तो हम उसको हम क्ले सॉइल कहते हैं। जनरली 40% से ज्यादा ही होता है, मैंने क्योंकि क्ले पे काम किया है तो जनरली 40% से ज्यादा क्ले होता है सॉइल में, तो उसको हम क्ले सॉइल बोलते हैं। क्ले सॉइल का कैरेक्टर क्या है, ये जनरली फाइन इन टेक्सचर होगा, फाइन टेक्सचर होता है। जस्ट अपोजिट सैंडी सॉइल क्या होता है, कोर्स इन टेक्सचर होता है। तो क्ले सॉइल फाइन इन टेक्सचर होगा, इसमें न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी, इंटरनल क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सब ज्यादा होगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम किसका होगा, क्लोड फॉर्मेशन का प्रॉब्लम होगा। दूसरा इसमें क्या प्रॉब्लम होगा कि आपको एक, जब इस सॉइल को आप ड्राई सॉइल हो जाएगा, ड्राई होगा, क्लो हो, तो इसको आप आसानी से फ्लेवाइल नहीं कर सकते हैं। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि जो क्ले सॉइल होता है उसमें टिलेज आपको एक प्रॉपर मॉइस्चर कंडीशन में करना होगा ताकि क्लोड फॉर्मेशन से आप बच सकते हैं। बाकी जो प्रॉपर्टी है क्ले सॉइल में सब वो प्लांट के रिस्पेक्ट में अच्छी नहीं होती है। ये है हमारा क्ले सॉइल जो अच्छा। दूसरा क्ले सॉइल में क्या होगा, एक चीज आपको हम एक टर्म बताते हैं, इसलिए एग्जाम में पूछा था, लेडरिंग। लेडरिंग क्या होता है कि जो क्लोड होता है उसको तोड़ने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम लेडरिंग बोलते हैं। तो क्ले सॉइल का जो क्लोड होता है उसको हम लेडरिंग के थ्रू नहीं ब्रेक कर सकते हैं। बाकी जो क्लोड्स होंगे सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल या क्ले सॉइल, सिल्टी सॉइल के, उसके क्लोड को हम लेडरिंग के थ्रू तोड़ सकते हैं, लेकिन क्ले सॉइल को नहीं तोड़ सकते। ये आपको याद रखना है बात। उसके बाद इन तीनों सॉइल का जो कंपोजिशन होता है, जो मीडियम कैरेक्टर शो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लोमी सॉइल बोलते हैं। तो जो लोमी सॉइल होता है उसमें ये तीनों का एक इक्वल प्रोपोर्शन होता है, ये बोलते हैं हम। लेकिन 35% से ज्यादा जो है क्ले होता है, बाकी जो है सिल्ट और सैंड के वेरिएशन होते हैं, इसलिए इसके लोमी सॉइल का बहुत सारे कैटेगरी हैं, सैंडी क्ले, सिल्टी क्ले, लोम, बहुत आप अभी देखेंगे अगले स्लाइड में हम इस पे बात करेंगे। लोम जो होता है वो सबसे बेस्ट सॉइल होता है प्लांट ग्रोथ के लिए, क्योंकि इसमें तीनों का प्रोपोर्शन इक्वल रहता है, मतलब बिहाफ ऑफ द प्रॉपर्टी, सो दैट ये सॉइल जो होता है वो प्लांट के ग्रोथ के लिए, एवरीथिंग के लिए, प्लांट के न्यूट्रिएंट प्रोवाइडिंग या वाटर प्रोवाइडिंग कैपेसिटी, जो वाटर होल्डिंग, न्यूट्रिएंट होल्डिंग, ऑल दिस जो इसकी जो प्रॉपर्टी, ऑल दिस प्रॉपर्टीज आर हाईली फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ये आपको याद रखना है जो हमारा लोमी सॉइल है इसमें। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। एक चीज होता है, आपने टर्मिनोलॉजी पढ़ा होगा, ये सॉइल सैंडी लोमी के बाद ही ये आता है हेवी सॉइल और लाइट सॉइल। अब ये हेवी सॉइल और लाइट सॉइल क्या होता है, तो जनरली हम लोग क्या बोल सोचते हैं कि हेवी सॉइल का मतलब क्या होगा, जो सॉइल वजन जिसकी ज्यादा होगा, जो वेट ज्यादा होगा, हैव द मोर वेट। लाइट मींस हैव द लोअर वेट, दैट्स अ कंफ्यूजन और ये एक मिसनोमर है। मिसनोमर क्या है, बात कुछ हो रहा है, कहता कुछ हो रहा है, तो नेम से पता नहीं चलता है इसका क्या है, इसका इंटोलॉजी जो है उसका क्लियर नहीं बताता कि ये क्या चीज है। तो हेवी सॉइल किसको बोलते हैं, हेवी सॉइल का मतलब क्या होता है, द टाइप ऑफ द सॉइल व्हिच रिक्वायर मोर पावर फॉर द फ्लाइंग। फ्लाइंग के लिए हमको ज्यादा पावर का रिक्वायरमेंट होगा, उसको हम हेवी सॉइल बोलते हैं। सॉइल व्हिच रिक्वायर द लेसर पावर फॉर द फ्लाइंग, अगर हमको लेसर पावर चाहिए फ्लाइंग के लिए तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट सॉइल बोलते हैं। अब जो ये हेवी सॉइल है, हेवी सॉइल, अब आप यूं पता कर सकते हैं पावर कहाँ होगा, तो फाइन टेक्सचर सॉइल होता है वो क्या होता है, हाईली कोहेसिव होता है। जो क्ले सॉइल होता है वो फाइन होता है, क्ले पार्टिकल छोटा छोटा होता है, फाइन है, तो उसके जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से अटैच होते हैं, क्योंकि उसका सरफेस क्या है, एक्टिव है, तो कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। तो जो फाइन ग्रेन पार्टिकल होंगे, फाइन ग्रेन सॉइल होगा जैसे क्ले सॉइल, वो क्या होगा, हेवी सॉइल में आएगा। और जो फाइन ग्रेन पार्टिकल होगा, क्योंकि ये फाइन ग्रेन है इसलिए ये हेवी सॉइल है। और दूसरा क्या है हमारा इसमें, कि ये जो सॉइल होंगे जनरली प्लास्टिक होंगे, स्टिकी होंगे, कब, जब वेट हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे से आसानी से चिपक जाएंगे।
लेकिन जब ड्राई होंगे तो जस्ट अपोजिट कैरेक्टर शो करेंगे, हार्ड हो जाएंगे और कोहेरेंट हो जाएंगे ड्राई होने पे, और बहुत डिफिकल्ट होगा इसको कल्टीवेट करना। जनरली जो हेवी सॉइल होता है इसका पोर स्पेस तो ज्यादा होता है, इसकी बल्क डेंसिटी कम होती है, लेकिन पोर स्पेस ज्यादा है, बल्क डेंसिटी कम है। क्यों है आप इस बात को जानते हैं? पोर स्पेस ज्यादा है, दैट मीन्स वॉल्यूम ज्यादा है एज कम्पेयर टू द मास, सो दैट द पोर बल्क डेंसिटी क्या होगा, कम हो गया। फिर उसकी इसका एग्जांपल मैंने लिख दिया क्ले सॉइल। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इससे कुछ प्रॉब्लम एसोसिएटेड है क्ले सॉइल से। प्रॉब्लम क्या है, इसमें जो हेवी सॉइल होगा उसमें एरेशन का प्रॉब्लम होगा, एरेशन कम होगा, क्योंकि इसके जो चूंकि इसके ज्यादातर माइक्रोपोर होते हैं। आंसर्स का ये है कि इसमें ज्यादातर माइक्रोपोर होते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ एरेशन कम होगा। इंटरनल ड्रेनेज का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आसानी से पानी रिलीज नहीं करेगा, ड्रेनेज नहीं होगा इंटरनली, और इसको एक प्रॉपर मॉइस्चर स्टेज में अगर हमने प्लॉइंग नहीं किया तो क्या होगा, एक बिग क्लॉट्स और पेड्स का फॉर्मेशन होगा, जो कि एग्रीकल्चर के लिए जो कि हम जानते हैं कि टिलेज का मतलब ही क्या होता है। टिलेज का मतलब होता है कि प्रिपरेशन ऑफ द सीड बेड फॉर द preparation of the seed bed for making the favorable condition of the seed growing या seed germination। सीड जर्मिनेशन के लिए हमको फेवरेबल कंडीशन बनाना है, ये टिलेज का मतलब होता है। अगर बड़ा बड़ा प्लॉट बन जाएगा तो सीड जर्मिनेशन नहीं होगा, दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर द हेवी सॉइल। लाइट सॉइल आप जानते हैं कि जस्ट इसके अपोजिट कैरेक्टर, ये लूज और स्टिकी होगा, आसानी से तो इसको हम कल्टीवेट भी कर सकते हैं, इसकी पोरोसिटी बहुत कम होती है, इसकी बल्क डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। एग्जांपल आप जानते हैं, इसमें क्या होगा, वाटर होल्डिंग करने की क्षमता नहीं है, जितना भी पानी डालेंगे सब ड्रेन हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, ज्यादा एक्सेसिव एरेशन होगा, और इसका मेसिव स्ट्रक्चर होगा। और मेसिव स्ट्रक्चर होगा तो हम एप्रोप्रिएट आसानी से क्या होगा, एक स्पेसिफिक सॉइल एग्रीगेट्स होना बहुत जरूरी है, और स्पेसिफिक सॉइल एग्रीगेट्स नहीं होगा तो वहां पे प्रॉब्लम आती है। फिर वहां पे आपको सॉइल एग्रीगेट्स नहीं होगा तो कहाँ पे पानी रुकेंगे, कहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो हम डालेंगे या कुछ भी अगर हम डालते हैं सॉइल में तो उसको कोई पकड़ने वाला होना चाहिए, समवन टू होल्ड दिस all these things that you apply in externally to as a inputs, so that the light soil is the problem for holding the inputs, or heavy soil is the problem for the aeration, drainage or tillage. That is the difference between heavy and light soil. अब है कि डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल टेक्सचर क्लास। हम अभी बहुत सारे टेक्सचर के बारे में पढ़े तो टेक्सचर क्या होता है हमने पढ़ लिया, तो हम अलग अलग टेक्सचर क्लास भी है। तो जो टेक्सचर क्लास होते हैं, हम सैंड सिल्ट और क्ले, हमने बोला कि 70% से ज्यादा अगर हमारा सैंड पार्टिकल होगा तो हम उसको सैंडी बोल देंगे, 80% से ज्यादा अगर सिल्ट होगा तो सिल्टी बोलेंगे। तो ये हमको पता कैसे चलेगा सॉइल में कि सैंड 80% से ज्यादा है या सिल्ट 80% से ज्यादा है, क्या ज्यादा है, हम उसको क्या क्लास डालें। तो इसके लिए क्या है कि डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल टेक्सचर क्लासेज। ओके स्टूडेंट, यू आर आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू ना? आप सुन रहे हैं ना हमको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. You are enjoying this class or not? Yes, sir. Yes, sir. Enjoy. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Then okay. तो डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल टेक्सचर क्लासेज, हम सॉइल टेक्सचर क्लास को कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो इसके जनरली ब्रॉड लेवल पे दो मेथड्स हैं। अभी तो बहुत सारे मेथड्स आ गए हैं, बहुत सारा इनोवेशन हो रहा है, लेकिन जनरली बुक में हम पढ़ते हैं जनरली 2 मेथड्स हैं, फील्ड मेथड और लेबोरेटरी मेथड। फील्ड मेथड और लेबोरेटरी मेथड दो हैं। लेबोरेटरी मेथड के दो प्रोसेस है, मैकेनिकल एनालिसिस करते हैं, डिटरमिनेशन ऑफ सॉइल टेक्सचर क्लास करते हैं। इसको हम ब्रॉड अभी पढ़ते हैं जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में। तो सबसे पहले हम फील्ड मेथड के फील्ड मेथड में हम क्या करते हैं कि डिटरमाइनिंग फील्ड मेथड में डिटरमाइन फिलिंग और रबिंग द मॉइस्ट सॉइल जस्ट ड्यू टू डिफरेंट सॉरी। फील्ड मेथड में हम क्या करते हैं कि हम सॉइल लेते हैं, सॉइल में क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद क्या करते हैं हम उसको, हेलो सर, हेलो सर, हाँ hello sir. Sir, actually screen was not visible during the 15 minutes you have teaching, and you have lectured a lot, so I missed a lot of your lecture. स्टूडेंट Hello. स्क्रीन पे आपको क्या स्क्रीन से किया पर स्क्रीन विजिबल है, बट वो आपको ही नहीं हो रही थी। आप अगर आपका लेक्चर मिस हो गया, आप रिकॉर्डेड वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा। आपको? ठीक है? हाँ Okay sir, thank you. ओके डियर। ओके, बाकी को दिख रहा है ना भाई? Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, सर। sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो
फिल मेथड में हम क्या करते हैं कि जस्ट आई रीड दिस फर्स्ट लाइन, डिटरमाइन बाय फीलिंग और रबिंग द मॉइस्ट सॉइल बिटवीन द थंब एंड फिंगर। थंब और फोर फिंगर तो आप जानते ही है, जो कि फोटो में भी दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, तो मैं इसको कुछ लिख करके बताऊं आपको। सर मे बी कलर आप रेड कलर यूज करिए सर, ज्यादा red- विजिबल है जी। रेड कलर यूज करता, जिसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इस जगह पे कि सॉइल है, उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं, तो सॉइल क्या हो रहा है, वेट हो जा रहा है, वेट सॉइल है। अब उस वेट सॉइल को हम क्या करते हैं, पहले जैसे आप जैसे भी घर में आटा वगैरह गूंथते हैं, नीडिंग करते हैं, तो उसके बाद जो गोला बनाते हैं उसे हम गोला बनाते हैं, और गोला जब गोला बन जाता है तो वो सॉइल क्या होगा, क्लेई सॉइल होगा, ये पक्का या तो सिल्टी होगा। तो इस तरह से ये गोला बनना, या उसको जब आप ये करेंगे तो आपको पेंसिल टाइप का बन जाएगा या हाफ सर्कल बन जाएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सॉइल जो है अपने डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर को शो करता है। तो कौन कौन सा कैरेक्टर, during the determination of soil texture classes with the help of the fill method, which are the properties that it is important for us. So these properties are first the coarseness. Coarseness मतलब soil में कितना बड़ा बड़ा पार्टिकल है, तो वो जो coarse soil होगा वो grittiness दिखाएगा, this is the grittiness। दूसरा जो soil होगा या तो उसमें कोहेशन होगा, कोहेशन होगा तो बॉल फॉर्मेशन हो जाएगा, तो कोहेशन है तो बॉल फॉर्म। अभी आप हमने सब कुछ डिस्कशन किया उधर कि किस में कोहेशन ज्यादा होगा, एडहेशन ज्यादा होगा या एडहेशन ज्यादा होगा। तो एक चीज आप देखें, या प्लास्टिसिटी ज्यादा होगा तो रिबन फॉर्मेशन होगा, तो रिबन फॉर्मेशन होगा तो प्लास्टिसिटी ज्यादा है, एडहेशन होगा तो स्टिकीनेस होगा, कोहेशन होगा तो बॉल बनेगा, कोर्सनेस होगा तो ग्रिटी होगा। अब क्या है कि जस्ट अगर हम इसको ऐसे करें कि कोई सॉइल है, हम कोई सॉइल लिया और उसको हम बॉल बनाने की कोशिश की। सैंड का आपने कभी बॉल बनाया है? नहीं। आप जब वेट करेंगे तो सैंड पार्टिकल को आप कभी भी बॉल नहीं बना सकते, वो बॉल नहीं बनेगा, ऐसे का ऐसे रह जाएगा। तो जब बॉल नहीं बनेगा दैट मींस इस कोर्सनेस, इस ग्रिटीनेस, तो हम फील कर सकते हैं ये कौन सा सॉइल है, दैट इज सैंडी सॉइल। अगर हम बॉल बनाए और बॉल बन गया तो कोहेशन किसका किसका होता है, सम व्हाट अमाउंट ऑफ कोहेशन इन द क्ले सॉइल एंड सिल्ट सॉइल। तो सिल्ट का बॉल उतना परफेक्ट नहीं बनेगा जितना बनना चाहिए। तो थोड़ा सा अगर आपको दिख जाएगा, ये क्योंकि एक्सपीरियंस बेस्ड मेथड है, ज्यादा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर ही आप डिटरमाइन करते हैं। लेकिन ये 4 प्रॉपर्टी आप जरूर ध्यान रखें, किस 4 प्रॉपर्टी के आधार पे हम डिसाइड करते हैं, पूछते हैं एग्जाम में। तो कोहेशन होगा तो बॉल बन जाएगा और बहुत अच्छा बॉल बनेगा, और फिर जब आप उसको स्टिकी बनाइएगा तो स्टिकी पेंसिल टाइप का बन जाएगा। तो जो बॉल भी बन गया और स्टिकीनेस हो गया, दैट्स अ प्रॉपर्टी फॉर द क्ले सॉइल। अगर सिर्फ बॉल बन रहा है और हमारा जब हम ये सर्कुलर टाइप का नहीं बन रहा है, जब हाथ के 2 फोर फिंगर के बीच में दबा करके उसको सर्किल बनाने की कोशिश नहीं बनता है, दैट इज द सिल्टी सॉइल। तो इस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि सैंड, सिल्ट और क्ले। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछता है, तो क्वेश्चन पूछता है ये 4 कैरेक्टर, ये 4 कैरेक्टर जो हमने लिखा है ABCD, ये 4 कैरेक्टर आपको आना चाहिए, ठीक ना। ये हो गया आपका फिल मेथड। उसके बाद है सेकेंड वन लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड है मैकेनिकल एनालिसिस। पहला इसमें 2 स्टेप होता है, पहला तो हम मैकेनिकल एनालिसिस करते हैं और दूसरा सर एडहेजन वाली प्रॉपर्टी कौन सा सॉइल सेपरेट शो करेगा? एडहेजन वाले जो प्रॉपर्टी है वो आपको, एडहेजन का मतलब क्या होता है कि सॉइल आर जो डिसिमिलर पार्टिकल्स में अट्रैक्शन, सॉइल को पानी को पकड़ के रखेगा, स्क्यूज नहीं होगा। जैसे सिल्ट में जब हम दबाएंगे तो पानी उससे बाहर आ जाएगा, एक ये भी मेथड होता है। जब हम सिल्ट को दबाते हैं अपने पाम में लेकर के, सिल्ट हुआ अगर ज्यादा तो उससे पानी बाहर आ जाएगा, लेकिन क्ले में पानी बाहर नहीं आएगा क्योंकि उसमें एक्टिव होता है उसका सरफेस। तो उससे क्या होगा, वाटर, पानी मतलब वाटर जो होगा उससे अटैच होगा। दैट इज द एडहेशन प्रॉपर्टी इज मोस्टली शोन बाय द क्ले पार्टिकल, ठीक ना। लेकिन आप जानते हैं किसी भी सॉइल में सिर्फ क्ले नहीं होता है, यू नो दिस थिंग ना, समथिंग इज क्ले, समथिंग सैंड, समथिंग सिल्ट, Yes, sir. अलग अलग प्रोपोर्शन होता है इसका, दैट्स। तो क्ले पार्टिकल जो होगा वो मोर आपको दिखाएगा एडहेशन वाले प्रॉपर्टी, ओके। और एडहेशन वाली प्रॉपर्टी हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो स्टिकीनेस, वही जब हम दबाएंगे वाटर को तो उससे वाटर बाहर नहीं आएगा। आप इसको करके देख सकते हैं, अगर आई होप आप MSc में हैं क्या, यू आर UG स्टूडेंट और PG? MSc स्टूडेंट। आपने किया होगा ना इसको, जस्ट यू डू दिस एक्सपेरिमेंट। यस सर। हाँ, स्टिकीनेस का मतलब जब आप दबाएंगे तो पानी आपके उंगलियों के बीच से बाहर आता है। जिस सॉइल में बाहर नहीं आता है वो क्ले सॉइल होता है,
और जिस सॉइल में बाहर आ जाता है वो सिल्ट सॉइल होता है। ये भी एक तरीका होता है ये करने का, जो कि इसका अलग बहुत अलग अलग करेक्टर, इसका अलग अलग ये है। सिल्ट कैसे निकालते हैं, सैंडी सिल्ट कैसे होता है, सिल्टी क्ले कैसे होता है, और उसका अलग अलग मेथड्स, उसमें आप उसका अगर आपको पाई चार्ट अवेलेबल है, वो चूंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो उसको मैंने नहीं डाला। सर जिस सॉइल में बाहर पानी अगर आएगा वो सिल्की सॉइल है सर। यस, सिल्टिस। हेलो सर। ऐसे ही कोर्स करके पता चल जाएगा आपको। ग्रिटीनेस होगा तो वो सैंड है। बचता है सिल्ट और क्ले। तो सिल्ट और क्ले में जब आप दबाएंगे तो कुछ ना कुछ पानी आपको बाहर आ जाएगा। आपके घर में कभी ट्यूबवेल होता है ना, बोरिंग, अब बोरिंग में आपको एकदम सिल्ट दिखता है, वहां पे आप उठा के कभी देखना, आपको दिख जाएगा ये चीज। जब बोरवेल होता है घर पे तो उससे कुछ सिल्ट और सैंड बाहर निकलते हैं। क्ले तो इनिशियल फेज में होता है, बाद में सिल्ट और क्ले निकलते हैं, तो वहां पे आपको ये प्रॉपर्टी दिख जाएगा आसानी से। क्योंकि सिल्ट को निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन स्टिकीनेस जो होता है सिल्ट में थोड़ा कम होता है, सैंड में तो होता ही नहीं। सैंड को जब आप उठाएंगे तो सारा पानी निकल जाएगा। आप कभी बीच पे गए होंगे तो आप जब भी बालू निकालते होंगे उसके साथ पानी नहीं आता है। वाटर आता है क्या? नहीं आता ना। हेलो, यस सर नहीं आता है। यस सर। नहीं आता सर। सिल्ट के साथ थोड़ा सा आता है, क्योंकि वो आप घर पे जब आपके यहाँ कभी बोरवेल होगा तो सिल्ट आएगा थोड़ी देर के बाद, 50-60 फुट के बाद जो है वो आता है पानी, तो उसमें सिल्ट में आपको दिखेगा। ठीक है, ज्यादा डिस्कस करना है, क्लास एक लिमिटेशन है, प्लीज मैं आपको बाद में बता सकता अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिकल समझ में। ठीक ना, यू कॉल मी पर्सनली, आई एक्सप्लेन यू मोर। ओके ना, क्या ना मैं आगे बढ़ूं क्या? हेलो, यस सर। फिर उसके बाद क्या है, ये मैकेनिकल एनालिसिस लेबोरेटरी मेथड में दो प्रोसेस है। पहला तो हम मैकेनिकली एनालाइज करते हैं सैंड सिल्ट और क्ले फ्रैक्शन को, और फिर दूसरा उसके बिहाफ पर हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉइल ट्रायंगल। तो इसमें क्या है, जो मैकेनिकल एनालिसिस है वो दो प्रिंसिपल पे आधारित है। पहला सीविंग और सेडिमेंटेशन या इसके कॉम्बिनेशन। हम क्या करते हैं, 0.05 mm तक के पार्टिकल का सीविंग करते हैं, उसके बाद वाला का क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं। ये आप चाहें तो लिख सकते हैं। सीविंग कहाँ तक का करते हैं, 0.05 mm तक को सीविंग, उसके बाद को सेडिमेंटेशन। और इसके लिए जो सेडिमेंटेशन के लिए हमारे लिए जनरली दो चीज हमारे पास अवेलेबल है, 2 मेथड। पिपेट मेथड, इंटरनेशनल पिपेट मेथड, जो कि रॉबिन्सन ने दिया था, बाद में एडरसन ने उसको समहाउ मॉडिफिकेशन। फिर हाइड्रोमीटर मेथड, जो कि बायोकस के द्वारा दिया गया था, जो आप जानते हैं ऑलरेडी, ये एक फैक्चुअल फैक्ट है, आप उसको लिख सकते हैं। फिर जो पिपेट मेथड है हमारा, इंटरनेशनल पिपेट मेथड भी उसी को बोलते हैं। जो इंटरनेशनल पिपेट मेथड है वो, इसको हम सबसे एक्यूरेट मेथड मानते हैं, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। आप जानते हैं एक दिन तो इंक्यूबेशन में ही निकल जाता है, दूसरा दिन डाइजेशन में, और तीसरा दिन जाकर एनालिसिस होता है। 3 दिन लगते हैं। आप जब किए होंगे तो आपको पता होगा। तो इसमें अप्रोक्स 3 डेज का ये प्रोसेस है। फर्स्ट दिन इंक्यूबेशन, सेकेंड दिन क्या बोलते हैं आप डाइजेशन, और थर्ड दिन जाकर के आपका एनालिसिस होता है। 4 घंटे और क्या बोलते हैं 4 घंटा पे लेना है, 4 मिनट पे लेना है। ये इतना टीडियस प्रोसेस है कि आपको थोड़ा सा ये लगता है। ये जो पिपेट मेथड्स हैं, पिपेट मेथड के थ्रू क्या करते हैं हम, फर्स्ट कोर्स जो हमारा सेंड है उसको हम क्या करते हैं, इजिली सीविंग के थ्रू ये कर लेते हैं। बचता हमारे पास है सिल्ट और क्ले। सिल्ट और क्ले को हम विद द हेल्प ऑफ इस सेटलिंग वेलोसिटी, कितना जल्दी ये सेटल करता है सस्पेंशन में, इसके बिहाफ पर हम सेडिमेंटेशन के आधार पर हम इसको क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन के आधार पर इसको हम क्या करते हैं, इसकी वेलोसिटी ये करते हैं, और उसके आधार पर हम ये पता कर लेते हैं कि कितना सैंड और सिल्ट है। ये पिपेट मेथड है। और इसी पिपेट मेथड से हमारा रिलेटेड क्या है, स्टोक्स लॉ, जो कि हम आगे पर ये करेंगे। जो पार्टिकल का ये होता है साइज होता है, बिहाफ ऑफ द स्टोक लॉ, बाय द यूज ऑफ द स्टोक लॉ हम इसको ये कर लेते हैं। तो यहाँ प्रिंसिपल है सेडिमेंटेशन। लॉ कौन सा यूज करते हैं, स्टोक्स लॉ। और ये जनरली कंज्यूमिंग है, जो हमारा सैंड पार्टिकल होता है सीविंग के थ्रू निकाल लेते हैं हम। और सिल्ट और क्ले के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन, मतलब सेटलिंग वेलोसिटी, जो रेट ऑफ सेटलिंग है किसी पार्टिकल का इन सस्पेंशन विद डिफरेंट टाइम इंटरवल पे हम लेते हैं। अगर आप किए होंगे, कोई एमएससी होंगे तो उनको पता होगा, डिफरेंट टाइम इंटरवल पे जो करते हैं, या बीएससी में भी हुआ होगा प्रैक्टिकल, तो आपको पता होगा। डिफरेंट टाइम इंटरवल पे जो हम ये लेते हैं उसका वो हम ये करते हैं। ये हमारा है पिपेट मेथड। दूसरा हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर मेथड क्या है, थोड़ा सा पिपेट मेथड से इजी है, कम टाइम लगता है। जस्ट इसमें इसका जो है क्या, अलग अलग डेप्थ पे जो डिस्पर्स हमारा जो सस्पेंशन है,
उस सस्पेंशन का जो सेटलिंग है, जैसे सेटलिंग डेंसिटी, जैसे पार्टिकल सेटल करेंगे उसके डेंसिटी में डिफरेंस पैदा होगा। उस डिफरेंस जितना डिफरेंस जो होता है उसके बिहाफ पर हम पार्टिकल का साइज डिटरमाइन कर लेते हैं। और इसमें भी हम साइज डिटर्मिनेशन के लिए क्या करते हैं, ऑटोमेटिक हाइड्रोमीटर वगैरह भी अवेलेबल है, आप उसके थ्रू भी निकाल सकते हैं, या हाइड्रोमीटर का रीडिंग डालिए और ऑलरेडी आपको स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन दे देगा। हम तो मेरा जो काम था वो, इसलिए मैंने वही किया था, सॉफ्टवेयर में डालने के बाद वो स्ट्रक्चर क्लासेस दे देते थे। तो ये, लेकिन हाइड्रोमीटर की कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है कि ये अगर सॉइल में हाई ऑर्गेनिक मैटर है, सेलाइन सॉइल है, कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज्यादा है, ठीक ना, ये हो गया। उसके बाद क्या है, ये जो सॉइल, ये मेथड वहां पे हम यूज नहीं कर सकते हैं हाई, क्योंकि ये जो है, क्योंकि हम जो हाइड्रोमीटर में है एक प्रोसेस होता है प्री ट्रीटमेंट, जिसको हम इंक्यूबेशन भी बोलते हैं। चूंकि इस मेथड में हम इस मेथड में जो हाइड्रोमीटर मेथड है, हम इंटरनेशनल पेपर मेथड में प्री इंक्यूबेशन बोले या इंक्यूबेशन बोले या प्री ट्रीटमेंट बोले, वो करते हैं। लेकिन इसमें हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। दैट्स वाई हाई कैल्शियम कार्बोनेट अगर सॉइल में हो, या ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर हो, या सेलाइन सॉइल हो, तो हम हाइड्रोमीटर को यूज नहीं करते हैं। यानी जो नॉर्मल सॉइल है उसमें हम यूज करते हैं, ठीक ना। उसके बाद है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या है, अकॉर्डिंग स्टोक्स लॉ ऑलरेडी अभी इसके बाद अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे कि प्रिपेयर्ड मेथड में हम क्या यूज करते हैं, स्टोक्स लॉ के बिहाफ पे हम पार्टिकल का जो है साइज कैलकुलेट करते हैं। साइज कैलकुलेट करते हैं, स्टोक्स लॉ क्या है। तो अभी हम, आपकी आवाज नहीं आ रही, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर आपको पूछ, आप लास्ट में पूछ लेना। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर आपकी आवाज अभी नहीं आ रही है, आप लास्ट में पूछ लेना। आपको कुछ पूछना हो तो आप लिख लो, क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ इसीलिए। हेलो, हाँ, कुछ पूछना है क्या? आप लास्ट में पूछो। हेलो, कुछ पूछना है? सैंड सॉइल को हम क्ले सॉइल में चेंज कर सकते हैं कि नहीं सर? किस सॉइल को? सैंडी सॉइल को हम क्ले सॉइल में चेंज कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, एक्चुअली चेंज करने की जरूरत है क्या है? क्या आपके पास 1 kg सॉइल है? सॉइल कितना होता है आप सोचो, संभव है क्या? ये तो पेडोलॉजिकल जो टाइम होगा ना, पेडोलॉजिकल टाइम में इट में भी वो चेंज हो, क्ले अलग चीज है। लेकिन हम कैसे चेंज करेंगे? ये तो नेचर का है ना। हमको कोई बोलेगा कोयला बना सकते हैं आप क्या, तो बना सकते हैं, लेकिन बना सकते क्या रियल में? बिल्कुल बना सकते हैं, कोयला हम बना सकते। आपने कितना 1 kg, मैं लैब की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 kg 2 kg, क्या आप हजारों टन कोयला बना सकते हैं क्या? सर मेरा कहने का मतलब ये है कि दोनों का तो पेरेंट एक ही है, वेदरिंग अप्रॉक्स। हाँ, मैं क्या बोलता हूँ, फिजियोलॉजिकल टाइम जो हमारा पेडोजेनिक टाइम इरा है, जो पेडोजेनिक टाइम इरा है, उसमें इट में भी कि क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल बदल जाए। लेकिन हम बना लेंगे, 10,000 साल लगता है सॉइल 1 सेंटीमीटर बनने में। 10,000 साल हमको मिले तब तो हमारी आयु तो 100 साल है। ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लगता है कि हाँ हम बना सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में जो मेरे को नहीं लगता है संभव है। सर तो हम एग्रीकल्चर स्टूडेंट मतलब सिर्फ हम सॉइल को ही प्रीफर करते हैं, तो सैंड को क्यों नहीं करते? क्या 1 मिनट, क्या है, क्या करते? सर हम एग्रीकल्चर में मतलब कोई चीज हमको कल्टीवेशन करना पड़े तो हम सॉइल मतलब क्ले सॉइल को ही प्रीफर करते हैं, सैंड सॉइल को नहीं करते हैं, क्यों? आप पता है ना सर आपको कि सैंड सॉइल में क्या है, कोहेसिवनेस, न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सब कम है। जब सॉइल का काम क्या है, प्लांट के लिए फेवरेबल कंडीशन देना ना एक्चुअली। तो ये सर हम लोग तो जैसे एग्जांपल में आप समझ लो, हम ग्राउंड नट पढ़ते हैं, तो ग्राउंड नट में तो हम लोग सैंडी सॉइल को प्रीफर करते हैं। एक्चुअली क्या है कि सम क्रॉप का जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है। हम जानते हैं कि कहीं अगर मान लिया जाए, प्रीफर करते नहीं है, क्या है, ऐसा नहीं कि ग्राउंड नट क्या बोलते हैं हम क्ले सॉइल में नहीं लगाते हैं, लगाते हैं। हमारा वहां कहने का मतलब, अगर कहीं सॉइल क्या है हमने बनाया नहीं, ऑलरेडी अवेलेबल है, ये नेचुरल रिसोर्स है। अगर कहीं सैंडी सॉइल है तो हमको क्या करना चाहिए, तो वहां हम सजेस्ट कर सकते हैं किसान को कि आप ग्राउंडनट लगाइए। एज कंपेयर टू अदर क्रॉप्स यू आर इन बेनिफिट्स इफ यू ग्रो द ग्राउंडनट्स। ओके, अगर आप ग्राउंडनट लगाएंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट्स में रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम और वहां नहीं लगा सकते, आपके पास वाटर खूब अवेलेबल है,
आप सुबह शाम पानी चला दीजिए और क्रॉप लगाइए, क्या दिक्कत है? खूब न्यूट्रिएंट डालिए, सब सवेरे से शाम तक डालते रहिए न्यूट्रिएंट, और आप आराम से लगा सकते हैं। वहां पे लगाना है, हम जो कर रहे हैं वो बेनिफिशियल होना। ओके, थैंक यू सर। बात समझ में आया? आपका क्वेश्चन अच्छा जी है, सर। नो प्रॉब्लम, लेकिन एक्चुअली ये प्रैक्टिकली फिजिबल, हम फिजिबिलिटी देखते हैं ना चीजों की, इकोनॉमिकली फिजिबल है क्या नहीं है, ठीक ना? सर इसीलिए हम आपसे तो वो कंफ्यूज हम पूछते थे, जैसे हम लोग एग्रीकल्चर में सिर्फ क्ले करते हैं, सैंड में से करते नहीं, फिर भी हम लोग पढ़ते हैं क्रॉप का नाम, हम लोग का कुछ ऐसा क्रॉप है कि मतलब हम सैंडी सॉइल ही फॉलो करते हैं, इसीलिए हम आपसे पूछे सर। यस यस, मैं बताया ना आपको कि वहां पे सैंडी सॉइल में क्या है कि हम वो क्रॉप लगाएंगे तो हमको बेनिफिट्स हो सकता है। बात समझे आप जी सर, कहने का? थैंक यू सर। हाँ, इनपुट्स डालते हैं तो हमको कुछ आउटपुट मिलना चाहिए ना, ठीक ना? हाँ, अब हम फिर शुरू करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, वन स्मॉल क्वेश्चन आस्क्ड बाय सम फ्रेंड्स, दैट्स व्हाई वी आर डेविएटिंग फ्रॉम द आवर पाथ। स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ क्या है? हम जानते हैं टेक्सचर क्लासिफिकेशन के पिपेट मेथड, हाइड्रोमीटर की हेल्प से, स्टोक्स लॉ की हेल्प से हम इसको बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ एनी स्फेरिकल पार्टिकल की जो टर्मिनल वेलोसिटी है, वो किसी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, अगर किसी फ्लूइड में किसी स्फेरिकल पार्टिकल का जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो क्या होता है, उसके रेडियस के, उसका जो पार्टिकल का रेडियस होता है उसका स्क्वायर के बराबर होता है, इफ कंडीशन क्या है, उसका जो डेंसिटी और विस्कोसिटी है वो ऑलरेडी कांस्टेंट हो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जब ये पार्टिकल अपना टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर रहा है तब। इसको हम ऐसे समझ लें, थोड़ा सा उसमें लिखता हूँ, ऑलरेडी कोई न कुछ उस समय स्टूडेंट राइटिंग समथिंग, आई होप अपने बचे हुए टाइम में कुछ लिखते हैं, अच्छा काम करते हैं। जैसे मैं क्या बोला, टर्मिनल वेलोसिटी को समझने से पहले जस्ट एक एग्जांपल लेता मैं। ये मान लो आप, ये एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल फॉल कर रहा है, फ्री फॉल इस सस्पेंशन में, इसमें कुछ लिक्विड वगैरह है कुछ, मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक फोर्स, जब भी आप जानते हैं किसी भी लिक्विड में कोई भी पार्टिकल गिरता है तो उस पर एक फोर्स जो है ऊपर की तरफ लगता है, उसको बायंसी फोर्स बोलते हैं। आप आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से, हमको लगता है एवरीवन आर अवेयर अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, जो कितना भी रिप्लेस होता है वो उसके बायंसी फोर्स के बराबर होता है, वाटर रिप्लेस बाय द पार्टिकल इज इक्वल टू इस बायंसी फोर्स, बायोन फोर्स। तो एक फोर्स लगेगा बायंसी फोर्स जो कि ऊपर की तरफ लगेगा, और आप जानते हैं कोई भी चीज नीचे की तरफ गिरता है तो किसके इन्फ्लुएंस में गिरता है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। तो ये ग्रेविटी मान लो, यहाँ एफ जी लग रहा है, तो जब ये एफ और जी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा उस समय जो वेलोसिटी होगी किसी पार्टिकल की उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। जब किसी पार्टिकल जब किसी सस्पेंशन में फ्री फॉल कर रहा हो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, जब ग्रेविटी फोर्स और बायंसी फोर्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाएगा तो उस समय जो वेलोसिटी होती है किसी पार्टिकल की उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। और ये जो टर्मिनल वेलोसिटी होता है वो किसी गिवन डेंसिटी और विस्कोसिटी के लिक्विड में किसी सस्पेंशन में उसके स्क्वायर ऑफ रेडियस के बराबर होता है, जो कि यहाँ हमने लिख रखा है, ठीक ना? तो ये पूरा फॉर्मूला है, आप इसको देख लें कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो 2g r स्क्वायर n नीटा इनटू जो उसका पार्टिकल जो उसका डेंसिटी है, पार्टिकल डेंसिटी और इसके लिक्विड का डेंसिटी का डिफरेंस होता है। ये इसमें आपको, ये तो है ही इंपॉर्टेंट, इसमें आपको जो भी यूनिट्स वगैरह दिए हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, आप उसको भी ध्यान में रखेंगे। ये हमारा क्या है, स्टोक्स लॉ है। अब जो स्टोक्स लॉ है ये एक एकदम आइडियल कंडीशन है, जैसे अभी तुरंत हमने एक आइडियल कंडीशन डिस्कस किया कि सैंडी सॉइल पे क्यों ध्यान देते, वो आइडियल सिचुएशन है, ये चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो वो एक आइडियल स्टोक्स लॉ एक आइडियल सिचुएशन के लिए है। तो जब हम स्टोक्स लॉ लगाते हैं तो हमको कुछ चीजें एज्यूम करना पड़ता है। क्या चीज एज्यूम करना पड़ता है कि जो पार्टिकल होना चाहिए जो फॉल कर रहा है सस्पेंशन में, जो लिक्विड में, वो स्फेरिकल होना चाहिए। पार्टिकल क्या होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए, और पार्टिकल स्फेरिकल होना चाहिए, और क्या बोलते हैं, स्फेरिकल होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए और रिजिड होना चाहिए। स्फेरिकल तो आप समझ रहे हैं शेप है, स्मूथ मतलब उसका जो सरफेस है वो स्मूथ होना चाहिए, और फॉलिंग के दौरान पार्टिकल का जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, दैट इज रिजिडनेस।
उसके बाद जो है पार्टिकल का हमेशा जो उसकी डेंसिटी है वो किसी भी कंडीशन में इक्वल होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म डेंसिटी होनी चाहिए। और उसके बाद उसकी जो साइज होना चाहिए पार्टिकल का इतना होना चाहिए कि वो कोलाइडल प्रॉपर्टी नहीं शो करे। दैट इज ब्राउनियन मूवमेंट जो है, जो कोलाइड्स की प्रॉपर्टी है ब्राउनियन मूवमेंट, वो शो नहीं करना चाहिए। और उसको शो नहीं करने के लिए पार्टिकल का साइज का जो लिमिट है वो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको जरूर ध्यान में रखेंगे कि मोर देन 0.001 mm या 1 माइक्रो mm से ज्यादा होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इससे कम होगा, अगर किसी सॉइल पार्टिकल सॉइल सेपरेट का साइज, तो वो ब्राउनियन मूवमेंट शो करेगा, और ब्राउनियन मूवमेंट शो करेगा तो वो जिग-जैग पाथ पे जाएगा, ना कि सीधा जाएगा। वो सीधा नहीं जाके जिग-जैग पाथ को फॉलो करेगा, ऐसे गिरेगा वो लिक्विड में, तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये जरूरी है। दूसरा, हम ये मान के चलते हैं कि जो पार्टिकल है, जो सस्पेंशन है हमारा, उसमें कोई टर्बुलेंस नहीं है। टर्बुलेंस कब नहीं होगा, तो पार्टिकल का साइज क्या होगा, स्मूथ हो, छोटा हो पार्टिकल, वही जो हम साइज बता रहे हैं। तो चूंकि टर्बुलेंस होगा तो क्या होगा, एक ईडी बनेगी, एक करंट टाइप का बनेगा, तो हम उस समय फ्री फॉल उस कंडीशन को नहीं बोल सकते। एक एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन आएगा, जो हमारा हम जो बोल रहे हैं दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाए और टर्मिनल वेलोसिटी अटेन हो, वो आसानी से अटेन नहीं हो पाएगा। इसलिए सस्पेंशन में नो एनी टर्बुलेंस, कोई टर्बुलेंस नहीं होना चाहिए, एकदम फ्री फॉल होना चाहिए। जो हमारा ये सरफेस है, इसका जो सरफेस है, इसका भी इम्पैक्ट पार्टिकल पे नहीं आना चाहिए। ये सब हमारा क्या है, एजप्शन है, किसके लिए, स्टोक्स लॉ के लिए। अब क्या है, ये जो एजप्शन है वो हमारा जो सॉइल है वो फॉलो करता है कि नहीं करता है। पहला एजप्शन हमने क्या पढ़ा कि पार्टिकल क्या होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए, और हमारा क्ले कैसा है, प्लेटी। दैट इज द नॉट मैच विद द आइडियल कंडीशन। यहाँ पे आइडियल कंडीशन से मैच नहीं करता है हमारा, तो ये हमारा स्टोक्स लॉ का लिमिटेशन हो जाता है। तो क्या होता है, प्लेटी होने के कारण क्या होता है, ये प्लेटी होने के कारण क्या होता है, ये कि आसानी से फ्री फॉल नहीं कर पाएगा। ये प्लेटी होने के कारण क्या होगा, आसानी से ये फ्री फॉल नहीं कर पाएगा, और वहां पे क्या होगा, ये स्लोली फॉल करेगा, स्लोली फॉल करेगा। तो स्लोली फॉल करेगा, जब इसकी वेलोसिटी ये घट जाएगी। उसके बाद सॉइल पार्टिकल का डेंसिटी, हम जानते हैं कि हर एक सॉइल पार्टिकल जो है वो किस तरह के मिनरल से, इसका मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन क्या है, किस तरह के पेरेंट मटेरियल से बना है, हम नहीं जानते। हर एक का अलग अलग डेंसिटी है। आप जानते हैं कि पार्टिकल डेंसिटी के बीच में वेरिएशन है। इन स्पाइट ऑफ दैट हम क्या बोलते हैं कि जो सॉइल का पार्टिकल का एक कोई नॉर्मल डेंसिटी है। लेकिन अगर किसी सॉइल पार्टिकल में हेवी मिनरल्स हो, जैसे आयरन ऑक्साइड, जिरकोन, ये सब अगर होते हैं, तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। तो हर एक सॉइल सेपरेट्स की डेंसिटी अलग अलग शो करेगी। तो ये भी एक लिमिटेशन हो जाता है स्टोक्स लॉ के लिए। दूसरा बात, लार्जर लिमिट जो ब्राउनियन मोमेंट का है, अप्रोक्सीमेटली हम जानते हैं कि क्ले का जो साइज जो होता है वो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हमको आता है कि अगर क्ले का साइज से भी छोटा 0.2 mm से ज्यादा, अगर इससे ऊपर नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्राउनियन मोमेंट शो करने लग जाता है। कभी कभी क्या होता है कि ड्रैगिंग फोर्स के कारण बहुत सारा पार्टिकल जो है अलग अलग वेलोसिटी से अलग अलग टाइम में चलते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम होता है। अगर सॉइल का जो पार्टिकल है उसका अगर डायमीटर 0.8 mm से ज्यादा होगा, तो वो टर्बुलेंस शो करेगा। और उसका टर्बुलेंस क्या होगा, उसके जस्ट बगल वाले जो पार्टिकल फ्री फॉल कर रहे हैं, मान लो ये टर्बुलेंस शो करेगा, तो इसके ईडी से, जैसे भी ईडी किसको बोलते हैं मैं आपको ऐसे समझा दूं, जब भी आप पानी में पत्थर मारते हैं तो एक तरंग पैदा होती है, आप देखते होंगे, तो वो जो तरंग है इसी को हम ईडी बोलते हैं, वो टर्बुलेंस पैदा होगा। तो उसका टर्बुलेंस जस्ट बगल जो पार्टिकल गिर रहा है उसको क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो ये टर्बुलेंस भी इस तरह का स्टोक्स लॉ को यूज करने के लिए हमारा एक लिमिटेशन की तरह यूज होता है, लिमिटेशन की तरह काम करता है। उसके बाद है, अगर हम ये तो हमारा स्टोक्स लॉ हो गया, इससे कुछ क्वेश्चन आएंगे, आप उसको बना देंगे, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। उसके सिल्ट और क्ले का जो भी है, ये सैंड सिल्ट और क्ले का ये क्या बोलते हैं, अलग अलग सैंड सिल्ट और क्ले का जो परसेंटेज है वो है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमको सैंड सिल्ट और क्ले का परसेंटेज मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं, उस सैंड सिल्ट और क्ले परसेंटेज का के हेल्प से हम टेक्सचर क्लास डिसाइड करते हैं। कैसे क्लास करते हैं, तो जस्ट हम एक एग्जांपल लिए हैं, आप सबके साथ अभी हम डिसाइड करेंगे, हम सब मिल करके, ताकि आप भी सीख जाएंगे, हम भी सीख जाएंगे आपके साथ साथ। तो हम ट्राई करते हैं करने का। तो ये देखो आप, मैंने एक मान लो एक सॉइल मैंने लैब में गया और एक सॉइल है उसको मैंने एनालाइज किया। एक सॉइल है एक सॉइल लिया और उस सॉइल का
में हमको क्या मिला कि उस सॉइल में 30% सैंड है, उस सॉइल में 30% सैंड है, 50% क्ले है और 20% क्या है, सिल्ट है। जस्ट एक सॉइल था जिसमें हम गए लैब में, मैकेनिकल एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ पिपेट, इंटरनेशनल पिपेट या बायकस हाइड्रोमीटर, किसी की हेल्प से मैंने किया। उसमें 30, 50 और 20 के रेशियो में क्या है, सैंड, सिल्ट और क्ले है। और इस सैंड, सिल्ट और क्ले के हेल्प से हमको क्या करना है, सॉइल का टेक्सचर डिफाइन करना है। तो पहले मैं आपको 3 जो मेन पॉइंट मैंने क्या सीखा है, किताब में क्या लिखा है डोंट नो, लेकिन मैं कैसे करता मैं आपको बताता हूँ। शायद ऐसा है, मैंने भी किताब पढ़ के सीखा हूँ इसको, तो मैंने अपना एक उसको तरीके से लिखा है, तो आप इसको समझेंगे। आई होप आप कभी आपको प्रॉब्लम ना होगा टेक्सचर डिसाइड करने में, क्योंकि मैंने देखा है ड्यूरिंग माय कंप्लीशन ऑफ माय एमएससी, numbers of students face this problem for deciding the texture classes if he has sand, silt और clay fractions परसेंटेज उनको होने के बावजूद भी उनको प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले हम किसको लोकेट करेंगे, फर्स्ट वी लोकेट द क्ले। सबसे पहले हम क्ले को लोकेट करेंगे, पहला काम कैसे करेंगे, तो क्ले कोऑर्डिनेट पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल हो, किसके तरफ पैरेलल हो, जो कि पैरेलल हो। यहाँ आप देखिए हमने रेड कलर की लाइन डाल रखी है ऑलरेडी। वो क्या है, क्ले के तरफ से, क्ले हमारा कितना है सॉइल में, तो हमने लगाया कि क्ले हमारा है 50%, तो 50% क्ले पे हमने एक लाइन डाल रखी है। जस्ट थोड़ा सा ऊपर इसलिए डाला कि ओवरलैप नहीं करे, इसलिए थोड़ा ऊपर डाल रखा है। तो क्ले मान लो 50% है उसमें, ठीक ना। और वो टुबार्ड्स किसके होना चाहिए, जो हमारा जो लाइन हो वो पैरेलल होना चाहिए सैंड के, और टुबार्ड्स होना चाहिए सिल्ट के। तो लाइन देखो पैरेलल है सिल्ट का, ये सिल्ट है, ये हमारा क्ले है, क्ले से पैरेलल जा रहा है ये। अच्छा, उसके बाद ये पैरेलल है सैंड के पैरेलल भी है, तो एक लाइन हमको ये खींचना है। दूसरा क्या करना है, किसको करना है, सिल्ट का, सेम प्रोसेस दोहराना है। तो हम सिल्ट कितना है मेरे में, सिल्ट है हमारे में 20%, तो इधर हमको देखना है 20 यहाँ है, देखो ये 20 रहा, ये 20 है। इस 20 से मैंने देखो एक ग्रीन कलर का लाइन मैंने खींच रखी है, और वो ग्रीन कलर का लाइन किधर होना चाहिए, वो ग्रीन कलर का जो लाइन है वो होना चाहिए पैरेलल टू क्ले, क्ले के पैरेलल। ये जो क्ले है हमारा इसके पैरेलल होना चाहिए, कहाँ से, सिल्ट से क्ले के पैरेलल, ये पैरेलल लाइन ये जो आप देख रहे हैं। तो ये मैंने ग्रीन कलर की लाइन खींच रखी है, आप देख रहे हैं। और वो किधर जाना चाहिए, सैंड की तरफ, तो वो सैंड की तरफ जा रही है, आपको दिख रहा है। फिर हम तीसरा क्या करते हैं, सैंड के लिए खींचते हैं। तो जब हम सैंड के लिए खींचेंगे कोऑर्डिनेट, जो सैंड से शुरू होना चाहिए, सैंड हमारा कितना है 30%, तो यहाँ देखो आप 30% मैंने लिखा, 30% से शुरू हुआ 30% से, देखो शुरू हुआ ये 30% से एक लाइन है, मैंने दे रखा, अलग कलर कर रखा है इसको, स्काई कलर का है ये। और 30% से शुरू होकर के जाना किधर चाहिए, अच्छा ये पैरेलल किसके होना चाहिए, सिल्ट के। और इसका जो है वो दिखना कैसे चाहिए, इसका मुंह कैसा होना चाहिए, क्ले की तरह। तो इसको आगे बढ़ाओगे तो ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है इस रीजन में, और ये रीजन हमारा किसका है, दिस रीजन इज सॉइल क्या है, क्लेई सॉइल, दिस रीजन फॉर क्लेई सॉइल। अभी क्या है, ये मैंने आपको बताया। अभी किसी को प्रॉब्लम है तो एट दैट पॉइंट आप पूछ लो, ताकि मैं आपको दोहरा दूं। ये इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली, अनम्यूट करो, आप पूछ लो हमसे, बताओ किसी को है प्रॉब्लम क्या। रिपीट वंस अगेन। अच्छा रिपीट करो, ओके। मैं एक बार फिर से सबको क्लियर कर देता हूँ, ठीक ना। मैं लाइन लेता हूँ इस बार, मैं ये लाइन लेता हूँ, इससे क्या होगा थोड़ा सा हमको आसानी। पहला क्या करना है, जो क्ले है ना, क्ले पार्टिकल, ऐसे आपको क्या है कि क्ले से आपको शुरू करना है, और देखना किसको है, पहले तो क्ले को लेना है, ये क्ले है, क्ले को लेना है, और आपको देखना है किसको, सिल्ट को। तो आप क्ले को लेना है और देखना किसको है, ये सिल्ट को आपने देखा, और यहाँ से एक लाइन खींचना है जो कि पैरेलल किसके हो, सैंड के, किसके पैरेलल हो, सैंड के। तो मैंने एक लाइन खींचा, आप देख रहे हो, एक लाइन खींच दिया 50 फुट से खींचा। फिर उसके बाद क्या है, अब हमको क्या करना है, अभी मैं दूसरा लाइन लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता। दूसरा हमको क्या करना है, दूसरा स्टेप में मैंने क्या लिख रखा है, सिल्ट क्या करना है। तो सिल्ट किधर है, इधर है, ये सिल्ट रहा। तो सिल्ट हमारा कितना है 20%, तो 20 कहाँ है, यहाँ। और इस 20 को मैंने 20 से खींचना है, और किधर जाना है, जाना हमको है टुबार जाना है सैंड के। तो सैंड किधर है, इधर, सिल्ट किधर है, इधर। और पैरेलल किसके होना चाहिए, क्ले के। तो यहाँ देखो 20 से मैंने एक लाइन खींच दिया, ओके। और फिर उसके बाद क्या है,
हमको जाना कि अब तीसरा स्टेप में हमारा क्या है, सेंड का। सेंड कितना है 30%, मान लो ये 30% रहा, तो 30 से हमको एक लाइन खींचना है। जाओ कि वो लाइन किधर जाना चाहिए, तो लाइन जो जाना चाहिए हमको क्ले की तरफ, और पैरेलल किसके होना चाहिए, सिल्ट के। तो क्ले की तरफ जाना है, देखो क्ले की तरफ जाना है और सिल्ट के पैरेलल, इधर क्ले की तरफ जाना है और इधर ये सिल्ट के पैरेलल, पैरेलल भी है। और यहाँ से बढ़ाएंगे और ये तीनों को बढ़ाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा, और ये जो हमारा ये होगा, ये तीनों जहां मिलता है ये क्या है हमारा, ये क्ले है। समझ गए क्या? हेलो, यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? मेक इट Yes, sir. ओके, यू मेक Yes, sir. Sir, it is much more complicated. मच मोर कम। तो आपके पास आसान कोई मेथड है क्या? Sir, I आपके don't पास tell you, sir, it is not. I cannot get it, but it takes little bit time, sir. आप एक बार जो है ना, आई टेल यू वन थिंग्स। Sir, first you have tell them. 1 मिनट, ये जो है ना, आप एक बार 1 मिनट, सेलेक्ट पेन, एक बार आप इसको पढ़ना, 3 स्टेप है ना, आप आराम से अपने रूम में पढ़ना इसको। आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, आप अपने बुक में करके देखना, आपको हो जाएगा, ठीक ना? आफ्टर दैट आपको क्लास के बाद में ये नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिया हाँ। जाएगा, तो आप वहां से भी एक बार देख लेना इसको, आप मिल देखना जाएगा। जो मैंने लिख रखा है ना स्टेप। और क्लास के बाद में एक बार रिकॉर्डिंग को एक बार दोबारा आप सुनना, मे बी यू विल गॉट। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप नेक्स्ट क्लास के अंदर दोबारा पूछ लीजिएगा, फिर बता देंगे सर। ओके, हाँ, यस Okay. यस। Sir, please. Sir, can you recommend us some book? ओके ओके, मैं बुक वगैरह सब बताता आपको। ओके, फर्स्ट यू लिसन दिस लेक्चर, आफ्टर दैट आई डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। इस क्लास के बाद में आपको कोर्स के बारे में, बुक्स के बारे में और जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो सारे बता देंगे। एक बार आप क्लास ले लीजिएगा कंप्लीट, फिर उसके बाद में सारी डिटेल्स शेयर कर देंगे आपको। अभी 10-5 मिनट की क्लास और बची है। ओके, सैंडी सॉइल इस स्ट्रक्चर के आधार पे, जो प्रीवियस हमने बताया, इसके आधार पे 12 हमारा ये है टेक्सचर क्लासेज हैं। सैंडी सॉइल के लिए 2 टेक्सचर क्लासेज, ये सब मैंने ऑलरेडी बता चुका आपको। सैंडी सॉइल का क्या क्राइटेरिया है, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सैंडी सॉइल, मैंने हर चीज आपको डिस्कस किया है ऑलरेडी। ये सैंडी सॉइल का क्राइटेरिया, सिल्टी या क्ले का क्राइटेरिया, आई ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग्स। अभी मैं टेक्सचर के बाद, सैंडी सॉइल जो होता है, जो सैंड फ्रैक्शन होता है, वो कोर्स इन नेचर होगा। इसके 2 टेक्सचर क्लासेज होंगे, एक तो होगा सैंड और एक होगा लोमी सैंड। दूसरा होगा आपको लोमी सॉइल। लोमी सॉइल आप जानते हैं कि जिसमें 3 जो तीनों मेजर हमारे सॉइल सेपरेट्स हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं, समवॉट अमाउंट ऑफ डिफरेंस। तो इसके सबसे ज्यादा क्लासिफिकेशन है लोमी सॉइल में। तो लोमी में हमारा क्या है कि जो लोमी सॉइल में पहला होगा हमारा मॉडरेटली कोर्स जो टेक्सचर सॉइल होंगे, उसमें हमारा आता है सैंडी लोम। अगर मीडियम लोमी सॉइल की अगर हम बात करेंगे तो लोम आएगा, सिल्टी लोम आएगा, सिल्ट आएगा, इसमें 3 है। मॉडरेटली फाइन की अगर हम बात करेंगे तो सैंडी क्ले लोम, सिल्ट क्ले लोम। और हम फाइन सॉइल की बात करेंगे तो उसमें हमारा 3 है, ये सैंडी क्ले, सिल्टी क्ले, ये हमारा सॉइल है जो कि ये है। अब एक लास्ट, एट द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर, वन ऑफ द पॉइंट इज द स्पेसिफिक सरफेस एरिया। स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या है मैं आपको बताऊं। स्पेसिफिक सरफेस एरिया का मतलब होता है कि किसी सॉइल के जो टोटल ड्राई मास है उसका, उस मास को, हर एक मास को कितना सरफेस एरिया है या कितना एक्सटर्नल थिंग्स से उसका रिलेशन है, इंटरेक्शन है। तो सरफेस एरिया का 3 तरीके से हम सरफेस एरिया को, जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है उसको हम 3 तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। 3 वे टू डिफाइन दिस स्पेसिफिक सरफेस। फर्स्ट, टोटल सरफेस एरिया पर यूनिट, टोटल सरफेस एरिया पर यूनिट मास, ड्राई मास हमारा कितना है, उसमें टोटल सरफेस एरिया हम निकाल सकते हैं। एक्सटर्नल सरफेस एरिया आप जानते हैं, अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग होता है, तो यहाँ हम स्फीयर का निकालते हैं, तो यू नो द फॉर्मूला फॉर द स्पेसिफिक सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, सॉइल सॉलिड के लिए वो है। और सॉइल सॉलिड वॉल्यूम, पर वॉल्यूम को कितना टोटल सरफेस एरिया अवेलेबल है, या यूनिट वॉल्यूम को कितना सरफेस एरिया,
यूनिट सॉइल वॉल्यूम को कितना, सॉइल सॉलिड को कितना अवेलेबल है, और ये होल सॉइल का वॉल्यूम है। ये सिर्फ सॉलिड का वॉल्यूम है, इसमें आप डिफरेंस समझ लें एक बार कि ये सिर्फ सॉइल सॉलिड पार्टिकल जो सॉइल का है उसके वॉल्यूम को, पर वॉल्यूम को कितना टोटल सरफेस एरिया अवेलेबल है, और यहाँ क्या है ओनली ये क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉइल, होल सॉइल का जो वॉल्यूम है उसको कितना अवेलेबल है। तो हाईएस्ट जो सरफेस स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है किसी आधार पे भी, वो किसको अवेलेबल होता है, क्ले सॉइल को। ये इसके फॉर्मूले हैं बिहाफ ऑफ दैट। अब इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, एक छोटा सा पॉइंट है, मैं इसको भी डील कर देता। सिल्ट और क्ले जो रेशियो होता है उसके बिहाफ पे हम बहुत कुछ पता कर सकते हैं सॉइल में। सॉइल के क्लासिफिकेशन में तो हेल्पफुल है, क्ले माइग्रेशन के लिए हेल्पफुल है, डिफरेंट स्टेज ऑफ वेदरिंग। अगर किसी सॉइल में बहुत ज्यादा क्ले मिल रहा है, व्हाट इट मींस, दैट मींस कि उस सॉइल में, दैट मींस वो सॉइल अपने मैच्योर स्टेज पे है, बहुत ज्यादा अगर क्ले पार्टिकल। सैंड है तो अभी वो सॉइल का प्रोसेस चल रहा था। अभी एक फ्रेंड्स ने पूछा था ये क्वेश्चन, एक स्टूडेंट ने, कि सैंडी सॉइल को क्ले सॉइल में बदल सकते हैं क्या। तो ये स्टेज ऑफ जो वेदरिंग है और एज ऑफ द पैटर्न, इसके चेंज होने पे कोई सैंडी सॉइल हजारों साल के बाद इट में भी वो क्ले सॉइल बन सकता है, लेकिन हजारों साल का इसके प्रोसेस लगता है, तो बन सकता है, लेकिन हम फिजिकली जो बाय द ह्यूमन इंटरवेंशन इट इज नॉट पॉसिबल। ये है। उसके बाद हमारा लास्ट में है सिग्निफिकेंस ऑफ सॉइल टेक्सचर। तो सॉइल टेक्सचर का क्या सिग्निफिकेंस है, तो हम इस पे बात करेंगे। तो सॉइल टेक्सचर जो हमारा है, तो सॉइल टेक्सचर का अगर हमको पता है तो हम लैंड की वैल्यू पता कर सकते हैं। अगर हम सॉइल लोमी है, व्हाट इट मींस, अब फर्टाइल सॉइल होगा, लोमी सॉइल होगा। सैंडी सॉइल है मतलब इसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा डालना पड़ेगा, ज्यादा क्रॉप नहीं ले सकते हैं, लिमिटेशंस है। तो लैंड का वैल्यू हम बिहाफ ऑफ द सॉइल टेक्सचर पता कर सकते हैं। लैंड कैपेबिलिटी और सॉइल मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं बिहाफ ऑफ द सॉइल टेक्सचर। अलग अलग लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन यू नो वेरी वेल। जैसे मान लिया जाए कि समंदर किनारे का सॉइल है, तो वहां पे हम कुछ क्रॉप नहीं लगा सकते, तो उसका हम अलग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो उसका लैंड का क्या यूज कर सकते हैं, इसके और क्या उसका मैनेजमेंट हो सकता है, सॉइल टेक्सचर के आधार पर पता कर सकते हैं। उसकी सुटेबिलिटी, क्या प्रॉब्लम हो सकता है क्रॉप लगाने में, किस सीजन में हम क्रॉप लेंगे, ये पता कर सकते हैं। सॉइल का टेक्सचर कभी कभी फाउंडेशन स्टोन और कंस्ट्रक्शन के लिए भी जिम्मेवार होता है। तो आप जब बड़ी बड़ी इमारतें थे, जैसे बुर्ज खलीफा है और राम मंदिर, दो एग्जांपल में दे देता। तो राम मंदिर को बनाने से पहले भी उसके सॉइल पता चला कि वो चूंकि सरयू के किनारे है, तो नीचे का जो सॉइल है वो पता चला दलदली है, मडी है। तो बहुत बड़ा बेस बना करके बिल्डिंग खड़ा किया गया। सेम एग्जांपल इज बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा आप जानते हैं, ये वहाँ सऊदी अरेबिया में बहुत सबसे बड़ी बिल्डिंग है। तो वहां का भी सॉइल क्या है, सैंडी है, क्योंकि वो एरिया जो है, जो जगह है वो क्या है, जनरली एरिड जोन है, वहाँ सैंडी सॉइल ज्यादा है। तो वो सैंडी सॉइल पे भी जो बुर्ज खलीफा बनने से पहले उसके नंबर्स ऑफ सॉइल टेस्टिंग किए गए कि वो कितना सस्टेनेबल हो सकता है उस बिल्डिंग के लिए, फाउंडेशन के लिए। तो कंस्ट्रक्शन में भी हमको ये हेल्प करता है सॉइल टेक्सचर। उसके अलावा सॉइल टेक्सचर के बिहाफ पे हम उसका कितना पोर स्पेस है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो मैक्रो पोर्स है, कितना वाटर रखेगा, उसका ट्रांसमिशन कैसा होगा एयर और वाटर का, ये डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं, मान लिया जाए कि हमको मेज लगाना है और हमने मेज क्या किया, मेज लगा दिया क्ले सॉइल में। जो क्ले सॉइल में क्या है, इंटरनल ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, सॉइल को एक्स्ट्रा पानी रख सकता है, तो वहां हमारा क्या हो जाएगा, मेज विल्ट हो जाएगा। अभी एक स्टूडेंट बोला, तो वहां जैसे हमको बहुत हाई वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप है, जैसे शुगर कैन हमने क्या किया, सैंडी सॉइल में लगा दिया, तो वहां क्या प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम क्या आएगा, हम पानी देंगे और तुरंत पानी क्या हो जाएगा, ड्रेन कर जाएगा, और शुगर कैन को उसका पानी देंगे। मान लो हम सैंडी सॉइल में पेड़ ही लगा दिया और पानी डालते निकल लेगा, तो क्या होगा वहां पे, दैट्स कॉज द प्रॉब्लम फॉर द वाटर रिटेंशन। तो सॉइल टेक्सचर के आधार पे हम मैनेजमेंट डिसाइड कर सकते हैं, कैसा क्रॉप लगाना है वो डिसाइड सकते हैं, न्यूट्रिएंट कैसे डालना है ये डिसाइड कर सकते हैं, डिफरेंट थिंग्स अमेंडमेंट डिसाइड कर सकते हैं, उसका रिक्लेमेशन प्रोसेस डिसाइड कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सॉइल टेक्सचर होता है उसके बिहाफ पे हम उसकी मॉर्फोलॉजी, जेनेसिस और सॉइल का क्लासिफिकेशन और मैपिंग करते हैं। ये है आज का। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी पेशेंसली। थैंक यू ऑल द फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, जो भी। Hello everyone, this information is on the behalf of agriculture experts जो आपके लिए लेकर आए हैं लाइव क्लासेस from 27th of January for ICR, GRF, SRF, NET and other PhD exams for the subject of soil science. So ये जो क्लासेस हैं ये आपको लाइव भी मिलेंगी, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। तो सॉइल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है
और उसके लिए इनके पास है बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी जिनका खुद का ICR GRF SRF नेट क्वालिफाइड है एंड राइट नाउ ही इज एसोसिएटेड विद IARI जिसको हम वन ऑफ द बेस्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी मानते हैं इन केस ऑफ एग्रीकल्चर। सो इसमें आपको बहुत ही क्रिस्प नोट्स एंड स्टडी मटेरियल मिलेगा। मोर देन 20 मॉक टेस्ट आपको इसमें दिए जाएंगे। इसके अलावा आप कोई भी डाउट्स उनसे पूछ सकते हो। सो अभी ज्वाइन कीजिए अगर आप सॉइल साइंस में आगे परस्यू करना चाहते हैं। ये कोर्स आपके लिए है फॉर ₹2699। सो डाउनलोड दिस ऐप एग्रीकल्चर एक्सपर्ट एंड ज्वाइन द कोर्स।